रिकॉर्डिंग हो रही है। आज अभी आंकी कर लेते हैं। कुछ मेरे पास इंटरेस्टिंग स्टोरी वगैरह तो है नहीं। क्या जडेजा ने सीएसके को जिता दिया, बस यही है। किंग जडेजा बोलता हूँ उसे, क्या बोलता हूँ उसे, आई डोंट नो, कुछ ऐसे ही बोलता है। मैं देखता ही नहीं आईपीएल, मैं तो बस कॉन्वर्सेशन में पार्ट ले लेता हूँ। एक मेरा दोस्त था पहले, वो आदमी हाईलाइट पे सट्टे हार गया था। वो हाईलाइट पे सट्टे हारता, और नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने अर्पित भाला की वीडियो, वो डैंग ऋषि वाली जिम की वीडियो से नहीं निकाला। वो आदमी लेजिटिमेटली हाईलाइट पे सट्टा हारता और फिर कहता यार मुझे थोड़ी पता था कि वो हाईलाइट है। चलो जी आओ, पहले बायो वाला कर लेते हैं, लाइन से करें या पहले फिजिक्स वाला कर लेते हैं। फिजिक्स वाला छूट रहा था, फिजिक्स वाला करते हैं। आ जाओ। वाह, फिजिक्स वाला बोलो, और पहला जो आता है वो आता है, पहला वाला जो आया वो निकल के आया कहाँ का, पहला वाला ही निकल के आ गया अपना। ये क्या है, सॉलिड स्टेट का। एफसीसी लैटिस में ABCD एटम है, कॉर्नर पे रखे हैं और फेस सेंटर पे जहाँ जहाँ रखे होते हैं, बॉडी डायगोनल। तो जी अगर आप एफसीसी में देखो, एफसीसी में अगर आप देखो और आपको पता करना है, और आपको पता करनी है कि ये जो बॉडी डायगोनल जा रहा है, ठीक है, यहाँ से लेके इस कोने तक का, इस पर क्या क्या पड़ जाएगा। देखो तो कॉर्नर वाले तो 2 हो गए, ठीक है, कॉर्नर वाले 2 हो गए तो 2 है तो हो गया। यहाँ पर होता अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, शायद मेरे हिसाब से ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहीं होता है, नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड होता है यहाँ पे और यहाँ पे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का देखें, टेट्राहेड्रल वॉइड यानी कि 2C भी होगा, 2C भी हो जाएगा, नहीं टेट्राहेड्रल वॉइड है D यानी कि 2D हो जाएगा। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमेशा बीच में होता है, मतलब पूरे उसके बीच में होता है, सिस्टम के बीच में होता है। और कोइंसिडेंटली वहीं पर अपना D भी है, D पर C भी है, और फेस सेंटर वाला कोई एटम इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B। अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट, ये अच्छा नहीं लगता मुझे क्वेश्चन, सही बताऊँ तो। चलो फिर भी, अ मेटेलिक रॉड ऑफ मास पर यूनिट लेंथ इतनी देर के लाइंग हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आओ जी देखो, ये 30 डिग्री है, ये सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली ऐसे पड़ा हुआ है, विच मेक एन एंगल विद 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इज लाइंग हॉरिजॉन्टली। ये हॉरिजॉन्टली ले कर रहा है ना। अब देखो मेरे को क्या कन्फ्यूजन है, मुझे कन्फ्यूजन है, देख लूँ यहाँ तो कुछ वो तो नहीं है, एम्बैरसिंग तो नहीं है। चलो कुछ एम्बैरसिंग नहीं है वॉइस। मैं सोच रहा हूँ, देखो अब मान लो कि ऐसा लेज बना है और इसे थोड़ा 3D भी कंसिडर कर लो, और ऐसे पड़ा है कि ये स्क्रीन के अंदर जा रही है, ऐसे भी तो ऊपर से अगर देखो तो मान लो ऐसे पड़ा हुआ है और लेज पे ऐसे पड़ा हुआ है, ये अपना लेज है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे रखा हो। चलो ये क्वेश्चन थोड़ा ना अजीब सा है, इसलिए मैं इसे अवॉइड कर रहा हूँ, या चलो थोड़ा एक बार ट्राई कर ही लेते हैं। द रॉड इज़ नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन बाय फ्लोइंग करंट थ्रू इट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.25T is acting on it in the vertical direction हो गया अपना ऊपर की साइड। यार मैं थोड़ा मोमेंटम बनाना चाह रहा हूँ, और ये ऐसा क्वेश्चन आ गया, मोमेंटम ही ब्रेक हो जाएगा मेरा, बनेगा ही नहीं इनफैक्ट। इज लिंक्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। रॉड इज़ नॉट अलाउड टू स्लाइड डाउन। चलो एक थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं, कैसे है देखो, मैं क्या अर्थ है, ये इस अजीब तरीके से रॉड रखा हुआ है, इस तरीके से रॉड रखी हुई है ये। चलो मान लो कि अगर ये इस तरीके से रॉड रखी हुई है, अब मान लो जी कि ये ऐसी रॉड रखी हुई है, क्रॉस का मतलब अंदर जा रहा है, ये रॉड अंदर जा रही है तो इसका करंट भी अंदर ही जा रहा होगा, ठीक है। अब ये रॉड जा रही, तो देखो इस पर ऐसे, अच्छा हाँ ठीक है, ये रॉड हमने ऐसे क्यों नहीं रखी, फिर हम इसमें सेंटर ऑफ मास के थ्रू करना पड़ता,
तो वो थोड़ा लंबा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है, इसलिए ऐसे रखता है। प्लस एक और रीज़न उसका दूंगा मैं। तो ठीक है, तो इसमें देखो फोर्स ऐसे लग रही होगी, ठीक है, ऐसे नीचे को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी, ये एक कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट, ठीक है जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और अब आप देखो कि क्योंकि ये हो गया अपना मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गई, चलो तो, और फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं, F बराबर क्यू वी बी से, या बी आई एल से भी निकलता है, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकालता है? देखो फोर्स का डायरेक्शन है, ये तो फॉर्मूले पे आ गया मैं, फोर्स का डायरेक्शन होता है FBI, FBI होता है, ठीक है। फोर्स, अब अपनी लेफ्ट हैंड ले लो, गोली बना लो इसको, ठीक है, गोली बना लो, क्योंकि FBI है ना, दरवाज़ा खटखटाया और गोली। इट्स फनी कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि वो लोग पिस्टल लेके अंदर वॉक करेंगे एज अपोज टू AR वगैरह। तो जी F हो गया आपका थंब, ये हो गया B, ये हो गया I। तो देखो I हो गया अंदर, ठीक है, आपकी मिडिल फिंगर अंदर गई, B आपका ऊपर गया, और आपका F जो है वो इस साइड लग रहा है, F जो है उधर लग रहा है। F ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी इधर लग गई, और आपकी इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देखो ये रहा आपका नॉर्मल, और नॉर्मल का कॉस कंपोनेंट है। फिर क्या, फिर कैलकुलेशन ही हुई होगी यार, और क्या। देखो ये हो गया BIL बराबर हो गया BIL, अच्छा BIL का कॉस कंपोनेंट लिया और उसको बराबर कर दिया इसका साइन कंपोनेंट से। मैं थोड़ा 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा जा रहा था। BIL लिया, देखो सेम टू सेम जैसा हमने बनाया इसी डायरेक्शन में, इसका कॉस कंपोनेंट ले लो, क्योंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, है ना जी, ऐसे ही तो होता है। ये 30 डिग्री पता ही है, और तो ये भी 30 डिग्री होगा, तो F cos 30, तो F cos 30 बराबर हो जाएगा आपका ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, और उसका साइन कंपोनेंट लो, ये वाला कंपोनेंट, नहीं सॉरी ये वाला कंपोनेंट लेना है इसका, तो साइन यूज़ करो भाई, और क्या, लो हो जाएगा यार, हो जाएगा, इतना कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था ये, बस थोड़ा अजीब सा है। ओके आओ भाई अगला क्वेश्चन। द वोल्टेज टाइम ग्राफ दे रखा है हमें, यहाँ पे पीक वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो जी हमें RMS निकालना है। RMS होता है हमारा, RMS की मतलब RMS का मीनिंग ये होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज है T, अब वोल्टेज T/4 तक खैर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि हमें यहाँ पे इतनी चेंजिंग वोल्टेज की बजाय एक डायरेक्ट वोल्टेज देनी होती, मतलब एक वोल्टेज देनी होती, तो हम क्या देते हैं? सार लगभग यही होता है RMS वैल्यू का। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ RMS वैल्यू के लिए कि एरिया अंडर दिस ग्राफ अपॉन जो टाइम है, पूरा का पूरा टाइम, ये पूरा का पूरा एरिया और अपॉन टाइम। पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, इस ग्राफ की इक्वेशन लिखो सबसे पहले। यूजुअली ग्राफ वाले क्वेश्चंस में इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। नहीं खैर ये बहुत ख़राब जनरलाइजेशन है, मैं ऐसा जनरलाइजेशन नहीं देना चाहूँगा, मेरा प्रोफेशनलिज्म ख़राब हो जाएगा। तो जी y इक्वल्स यानी कि v इक्वल्स mx, ठीक है। m क्या है आपका? स्लोप है v0 अपॉन T/4, v0 अपॉन T/4, x था अपना ये x एक्सेस, ये वाला, ठीक है, कैपिटल T नहीं स्मॉल t। तो ये हमें मिल गया इक्वेशन। प्लस c भी होता है y इंटरसेप्ट, तो हमें पता है कि देखो यहाँ पे y पे 0 पे मिल रहा है, तो प्लस ज़ीरो, कोई होड़ नहीं है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना मुझे भी समझ में आ गया। इसके आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे मोस्ट प्रॉब्ली क्या करना है आपको, v dt लिमिट्स है आपकी, कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं, नहीं यहाँ लगाते हैं, 0 से T/4 तक की, ठीक है जी, और अपॉन dt की लिमिट है, 0 से T/4 तक की। नाउ इन किसी आइडियल वर्ल्ड में वेयर एवरीवन
every good person, morally correct person carries a 8-inch hog. उस आइडियल वर्ल्ड में मैं आपको बता पाऊँगा कि एग्जैक्टली मैं यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो जी ये एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे RMS निकालनी है। ऑब्वियसली भाई क्वेश्चन में ही दे रखा है वो, और RMS निकालने के लिए मुझे एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो मैं सब्स्टिट्यूट कर सकूँ। नहीं, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली। मुझे एक क्वेश्चन याद है कि इसके ये करते हैं हम इस क्वेश्चन में, मुझे इसके पीछे का एग्जैक्ट मैकेनिक्स मैं भूल रहा हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली मैंने याद भी नहीं किया था। ठीक है, तो वैसे तो इसको स्क्वायर करो। ठीक है, इसको स्क्वायर करो, रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर किया, फिर उसका मीन किया, मीन हो गया ये अपना, और फिर इसे रूट भी कर दो ऊपर। ठीक है, आओ तो v की वैल्यू हमें पता थी 4v0/t। क्योंकि ये तीनों ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो मैं इसे बाहर ही खींच लेता हूँ इसको छोड़ के। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये चेंज हो गया, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो जी मैं ये पूरा का पूरा टर्म बाहर ही ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4v0/t स्मॉल t dt, सॉरी स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन t/4 का t/4 का स्क्वायर, और फिर इसका पूरा का पूरा रूट। ठीक है जी। अब ये देखो, इसको आप अगर करते हो, क्या करते हो, इसको अगर आप ये रूट वाला पार्ट में बिल्कुल लास्ट में देखेंगे आराम से, तो ये हो जाएगा 16v0 स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, फिर नीचे t का स्क्वायर अपॉन 4, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा। इसे t/4 ही रखता हूँ ना यार, इसे क्यों कर रहा हूँ मैं, इसे क्यों छेड़ रहा हूँ। 4 यानी कि वो भी हो जाएगा 16। ये मुझे ऑब्वियसली कुछ मैंने बहुत अजीब सा किया है, मेरे हिसाब से मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, बट चलो कोई बात नहीं। अब आप इधर आओ, ये क्या हो जाएगा, t² dt हो जाएगा t³ / 3। ठीक है, t³ / 3। अब यहाँ देखो, अब हमें t की वैल्यू रखनी थी, लिमिट्स अगर रखेंगे तो t/4 तक, तो ये यहाँ हो जाएगा t² का मतलब हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यार मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, चलो देखते हैं हम। t² अपॉन 4 × 4 × 4 यानी कि 16, सॉरी 4 4 64 हो जाएगा। ठीक है, t²/64 ये हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये t की वैल्यू, ये पूरा इक्वेशन मैच नहीं करता। तो जी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 16 × 16v, मैं कुछ गड़बड़ कर दी, मैंने कुछ गड़बड़ करी, लेकिन देखते हैं चलो। t⁴ × t²/64 × 3, चलो तो ये इससे चौथे नंबर पे मैंने क्या गड़बड़ करी देखते हैं। मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी है, बट आई केम वेरी क्लोज। ये नीचे वाला हमने स्क्वायर क्यों नहीं किया? अच्छा, नीचे वाला करेंगे क्यों भाई? नीचे वाला क्यों स्क्वायर करना है? कहाँ दे रखा है नीचे वाला स्क्वायर करना है? जब आप VRMS निकालते हो तो रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। बस मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में मेन दिक्कत क्या है कि हमें ये लॉजिक नहीं पता। ठीक है, देखते हैं, मे बी हमारे आंसर में दे रखा हो, यहाँ दे रखा हूँ। वेल ऑल वी वांट टू डू इज फाइंड द वैल्यू टू गेट दिस टू वर्क। ठीक है, फाइंड फर्स्ट वी वांट टू टेक ऑल द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज इन बिटवीन एंड देन स्क्वायर इट बिकॉज वी इक्वेट। अच्छा देखो, ये लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप VRMS का होल पॉइंट यही होता है कि मैं कोई ऐसी एक वैल्यू चूज़ कर लूँ। अब आपसे कोई पूछेगा भाई साहब आपकी वोल्टेज क्या है, तो आप इतने अलग अलग थोड़ी वोल्टेज बताओगे। एक ऐसी कोई वैल्यू चूज़ कर लूँ जो मैं बता सकूँ और जो मेरा मीटर रीड करे। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मीटर ऐसे फ्लक्चुएट कर करके तो रीड करेगा नहीं। तो हम इक्वेट करते हैं पावर जब इक्वेट करते हैं तो P = v²/r हो गया। तो और उसके लिए हमें इन सब की वैल्यूज़ लेनी पड़ती है, यहाँ जो भी हमने टाइम फ्रेम लिया है उन सब की वैल्यूज़ को लो, फिर उसका मीन करो। ठीक है, स्क्वायर क्यों हुआ? स्क्वायर हुआ क्योंकि पावर निकालनी थी। उसको मीन क्यों किया? क्योंकि हमें एक अच्छी सी कोई बीच की एवरेज की वैल्यू निकाली। फिर
अब क्योंकि हमें चाहिए था v के टर्म्स में ना कि v स्क्वायर के टर्म्स में, इसलिए हमने उसे रूट भी किया। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पीएन जंक्शन डायोड इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, ठीक है, पोटेंशियल इज़ द सेम एवरीवेयर, द पी इज़ हायर पोटेंशियल देन एन टाइप। अच्छा, मैं गुड क्वेश्चन। पीएन जंक्शन डायोड हो गया अपना कुछ ऐसा करके है, ऐसे है, यहाँ पे पी मान लो, यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ से यहाँ, ठीक है जी। पोटेंशियल किस पे ज़्यादा हुआ? पोटेंशियल तो है, देखो पोटेंशियल है तभी। अब पोटेंशियल देखते हैं हम करंट के हिसाब से, तो करंट कायदे से यहाँ फ्लो कर रहा है, तो P इज़ एट अ हायर पोटेंशियल देन N, शायद मेरे हिसाब से। द P इज़ एट अ हायर पोटेंशियल देन द N टाइप, नॉट कनेक्टेड टू। हाँ, अभी सर्किट कनेक्टेड नहीं है तो डिप्लीशन रीजन वगैरह नॉर्मल ही है, अपना चल रहा है सब कुछ, तो B है मेरे हिसाब से। सी है, देखो यार आंसर। हट, मैं सोच रहा था पोटेंशियल करंट के सेंस में होता है। ये देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने नहीं करी और फिर मैं सोचता हूँ, और फिर हम लोग सोचते हैं नीट में क्यों नहीं हुआ। मैं सोचता हूँ अगर यही चीज़ मैंने, या आई एम श्योर इतने सारे लोग देख रहे हैं, उनमें से किसी एक ने भी। अच्छा, कल बाय द वे मेरे एक वीडियो ने टॉप परफॉर्म किया और इनिशियली कोई व्यू नहीं थे। मेरे हिसाब से मेरा अपलोडिंग शेड्यूल बहुत ख़राब था। मैं ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास वो किया था, अपलोड किया था। आई नीड टू फिक्स माई अपलोडिंग सेशन। चलो जी, छोड़ो वो सब छोड़ो। देयर इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। हाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात तो सही है, ये पढ़ लेते हैं। वेल, वेयर इज देयर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? इट्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, सो ऑब्वियसली एन हैज़ लार्जेस्ट पोटेंशियल। अच्छा ठीक है, ओके। द इलेक्ट्रिक फील्ड वन इज क्वाइट एविडेंट। मेरे हिसाब से मैं पहले भी ऐसी कोई बहुत गंदी गलती कर चुका हूँ। तो जी क्या है कि ये जो लॉजिक है ख़राब लॉजिक है। ये हमने देखा कि ई जो है वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एन टाइप से पी टाइप तक गया। तो जी ऑब्वियसली यहाँ पे पोटेंशियल हायर था, क्योंकि चीज़ें जाती हैं, बॉल आपने फेंक दी कहीं से हाइट से, तो वो नीचे जाके आंटी के टाट पे लग गई, तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक गई। ऑब्वियसली इसे कहते हैं हिप हॉप। पॉइंट क्या था मेरा, मैं पॉइंट क्या बना रहा था? हाँ ठीक है, तो ऑब्वियसली एन टाइप पे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता ही है, देखो इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली यहाँ शायद ऐसे जाता है। इलेक्ट्रॉन की नेचुरल फील्ड ऐसी यही तो होती है, नेचुरल टेंडेंसी यही तो होती है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन अ स्ट्रक्चर हैविंग FCC यूनिट ऑफ सेल ऑफ दिस ये कैलकुलेट द डेंसिटी इफ 200 grams ऑफ एटम कंटेन्स 24 × 10। अब देखो हमें निकालनी है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी की जो डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है मास अपन वॉल्यूम, यूजुअल फार्मूला होता है, ठीक है। अब मैं जहाँ सॉलिड स्टेट वाला जो फार्मूला होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। मास जैसे जैसे आप FCC बढ़ाओगे ऐसे इमेजिन कर सकते हो, ऑब्वियसली ख़राब लॉजिक है बट इंटुइटिवली फिट करने की सोच रहा हूँ। ऐसे सोचो कि मास आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। नहीं देखो, जैसे जैसे आप मान लो कि FCC में 4 होते हैं, FCC में 4 एटम होता है, तो देखो वो ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू BCC जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटम होते हैं एक उसमें, एक सेल या यूनिट में। तो जी आप Z को ऊपर रखो और ये नीचे Na, आपको Na कहीं ना कहीं डालना ही है, तो ये नीचे डाल लो। ये एक चीज़ याद करनी है, ये सबको याद ही रहती है, ये मसल मेमोरी एट दिस पॉइंट। ये इंटुइटिवली ऊपर लगा दिया और ये Na तो है ही है। हमें देखो जी क्या निकालना है यहाँ पे, FCC यूनिट Z पता है जी, वॉल्यूम निकल जाएगा H से, ये निकल जाएगा, Na तो पता ही होता है, और M देखो। अब देखो जी, अब मैं आपको इंटुइटिवली बताता हूँ। 200 ग्राम है इतने एटम्स, ठीक है। एक Na क्या होता है, एक मोल कितना होता है 6 × 10⁻23। अब उससे 4 गुना यानी कि 4 मोल की वैल्यू है क्या, 4 मोल का जो वेट है वो है इतना 200, तो 1 मोल का होगा 50। तो जी हमें मोलर मास में मिल गया 50 × Z यानी कि 4 इंटू वॉल्यूम तो 200 पिकोमीटर। अब क्योंकि ये क्यूब होता है तो इसका A क्यूब हो गया अपना आंसर। तो 200 × 200 मैं ऐसे खोल के लिखता हूँ, कुछ और नहीं, ये नंबर खोल के लिखना पसंद करता हूँ। PQ होता है 10⁻⁴
पी को होता है 10⁻⁻12, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो 10⁻⁻36, और यहाँ पे था 6 × 10⁻23। अब देखो, अब या तो मैं सॉल्व करूँ या तो मैं इन नंबर से खेल लूँ, इन नंबर से भी खेल सकते हो आप, देख लो। नहीं, अब क्योंकि वो काफ़ी क्लोज हैं तो इन नंबर से ही खेलना मुझे ज़्यादा सेंस करेगा। देखो तो ये 2 जी कट गया, ठीक है, ये 4 कट गया। अब देखो 50/12 मान लो, चलो 6 2 12। आओ जी डिवाइड करते हैं। देखो अभी मैं 0 से खेल ही नहीं रहा हूँ और मैंने 12 क्यों चुन लिया? कुछ चुन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम्हें बस अपनी कैलकुलेशन वो करनी है, ईजी करनी है। 4 -48, वैसे ये सब मैं दिमाग से भी कर सकता हूँ। 2 अब क्योंकि कोई बात नहीं, कर लो, पॉइंट मत लगाओ यहाँ पे, रहने दो, ऐसी 0 ऐड कर लो। ये कहीं ना कहीं यहाँ से इससे 0 ले लेना यार, या ऊपर से 0 ले लेना यार, कैसी बात, या ये यहाँ ये ऊपर जाएगा उससे 0 ले लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12 1 41 पॉइंट समथिंग, 41.6 आंसर देख लेना, ये आंसर देख लो। ओके, a 220 volt 50 hertz AC supply is connected across a resistor of 50 kilo ohm, the current at time, ठीक है। तो हमें वोल्टेज पता है, ये फ्रीक्वेंसी वगैरह पता है। अब हम ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, पहले तो चलो यही लेके चलते हैं। हमें ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, फ्रीक्वेंसी होती है, देखो करंट वाले सर्किट में, रेजिस्टर वाले सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों के दोनों साथ में ही चलता है, मतलब उनमें कुछ लीड नहीं होता, कुछ लैग नहीं होता, ऐसे ही चलता रहता है, दोनों भाई साथ में चलाएंगे। तो जी जो इसका वो होगा, वो देखो इसकी फ्रीक्वेंसी हमने 50 हर्ट्ज इन्होंने दे रखी है। तो जब आप ओमेगा टी लिखने जाओगे, ओमेगा टी का होता है 2 पाई एफ यानी कि 50 इंटू टी यानी कि 100 इंटू 3.14 यानी कि 314 टी, ठीक है, ये होगा, ये तो ये होगा आंसर। अब देखो आओ, अब जी हमें लिखना है, अब आई होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी में मिल ही गया। आई नॉट कैसा आता है? आई नॉट आता है सिंपली वी नॉट बाय आर से, ठीक है। हमें जी हमें क्या पता है, 2020 वोल्ट पता है, सॉरी 220 वोल्ट। अब ये जो 220 वोल्ट है ये वी नॉट नहीं है, ये वी आर एम एस है। तो जब आप इसमें √2 मल्टीप्लाई करोगे 220 इंटू 1.4 अपॉन 50 किलो ओम यानी कि 50 किलो है, 10 टू द पावर किलो होता है 10 टू द पावर +3। अब देखो जी ये ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर -3 हो जाएगा और ये मिली में आ जाएगा, मिली एम्पियर में है ही, तो इसे हटा ही दो इसे यहाँ से। जब हमारा आंसर ही मिली एम्पियर में देना है हमें, मिली एम्पियर, तो इसे क्या काम है इसका, 0 से 0 काट दो, ये लगभग हो जाएगा। इसको अगर मैं मान लूँ, इसको अगर मैं 20 मान लूँ तो ये हो जाएगा 4, 4 4 16, 4 1 4। तो क्योंकि हमने यहाँ पे कम किया, हमारा आंसर 4.6 से बड़ा होना चाहिए, तो मैं जाऊँगा बी के साथ। 4.4 क्यों नहीं आया भाई, ज़्यादा क्लोज तो ये है। तो तुम ये भी तो देखो, मैंने 220 का 200 कर दिया था, तो मैंने क्योंकि ये कम किया तो हमारा न्यूमरेटर कम किया, तो हमारा आंसर भी हल्का सा कम ही आया होगा, तो उसे बढ़ाओ आंसर को, ये तो हो ही नहीं सकता था, फिर बी है आंसर। So an alternating current in a circuit is given by I is equal to I naught. फिर equation. Then the time taken by the current to rise from 0. आओ जाओ भाई, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी टिप दे रहा हूँ, जिसे कहते हैं सिक्लिक या साइक्लिक, जैसे यूएस वाले बोलते हैं सिक्लिक हाइपर वेंटिलेशन, साइक्लिक हाइपर वेंटिलेशन। You take a deep breath, exhale, followed by another quick exhale. मुझे ऐसा भी लग रहा है मुझे स्लीप एपनिया हो रहा है, जब से मैंने नेक ट्रेन स्टार्ट किया है। मेरी नेक हमेशा टेंस सी रहती है।
ऑल्टरनेटिंग करंट दे रखा है, टाइम टेकन बाय दैट करंट टू राइज फ्रॉम 0 टू RMS वैल्यू इज इक्वल टू, ओके ओके चलो ठीक है ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन दे रखी है I बराबर I0 साइन 2 पाई NT, 2 पाई आंटी बोलना आंटी या क्या आंटी, ठीक है। मान लो कि ये होता क्या है भाई, ये मैं हर जगह देखता हूँ, ये होता क्या है, ये होता है अगर आपको I की वैल्यू निकालनी है किसी टाइम t पे, ठीक है, I की वैल्यू टाइम 0 पे क्या हो जाएगी, 0। मतलब आप जब स्टार्ट कर रहे हो, आपको करंट वाला इक्वेशन तो ऐसे याद होगा, जब आप स्टार्ट करते हो तो जी आपका करंट 0 होता है। वैसे तो ये ऐसे होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है, बिल्कुल ही आपका y एक्सिस से चिपक के निकलता है, ये ऐसे निकलता है। तो इसलिए टाइम जब आप स्टार्ट करते हो तो ये 0 होता है। अब RMS तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भाई, कैसे पता लगाओगे, यहाँ पे RMS डाल दो। RMS क्या होता है, I0 बाय √2, ठीक है जी। तो I0 बाय √2 बराबर I0 साइन 2 पाई t। तो साइन 2 पाई t बराबर √2, यानी कि साइन 2 पाई t बराबर 2 पाई NT बराबर √2, यानी कि साइन 45, यानी कि साइन n 2 पाई t बराबर हो जाएगा 45। 45 कितना होता है, पाई होता है 180, अमेरिकन पाई 180 बारी, और पाई बाय 4, पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 4, पाई से पाई कट गया, t हो गया 1/8। इतना टाइम लगेगा, 1/8 n लगेगा आपको वहाँ पहुँचने में, RMS तक पहुँचने में। चलो और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये हर जगह अप्लाई है, ये कोई मतलब जो भी रजिस्टर वाला सर्किट है जहाँ पे कोई लैग और वो नहीं है, वो लैग नहीं है या फिर हेड स्टार्ट नहीं है सब सर्फर वाला, वहाँ अप्लाई करेगा ये। इन कंपैरिजन टू हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, अगर तुम्हें याद भी नहीं है ना तो ऐसे याद रख लो कि फुल वेव रेक्टिफायर इज़ एवरीथिंग हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ प्लस बेटर। ये होमलैंडर के पापा क्या नाम है, ग्रीन बॉय, सोल्जर बॉय, जो भी सोल्जर बॉय यू नहीं जो भी है बेटर है, तो एवरेज देगा आउटपुट नहीं, बेटर देगा। एफिशिएंसी लोअर क्या है, लोअर कुछ नहीं है, तो नन ऑफ दीज आंसर। एक्सप्लेन करना है क्या, अच्छा यार एक बना भी देता मैं हाफ वेव रेक्टिफायर। चलो जब रेक्टिफायर वाला क्वेश्चन आएगा दूसरा वाला तो अच्छे से बनाएंगे। द वोल्टेज ऑफ AC सोर्स वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन जो भी दे रखी है, देन पीक वोल्टेज। पहले इसे थोड़ा तमीज़ से लिखते हैं, साइन के टर्म्स में लिखते हैं। साइन के टर्म्स में अगर मैं लिखूं तो हमें पता है कि साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या होता है। देखो अगर मैं ऐसे लिखूं 50 इंटू 2 पाई टी या कॉस 2 पाई टी, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है शायद साइन स्क्वायर थीटा, शायद याद नहीं आ रहा है मेरे को, या होता तो साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। चलो जी मुझे याद नहीं है, और अगर मैं ऐसे लिखूँगा तो मैं पता नहीं, मेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ अभी इस समय, आई हैव नो क्लू। साइन 2 थीटा साइन 2 पाई टी cos S2 I have no साइन क्या किया इन लोगों ने, 2 साइन 2 पाई टी साइन, आई हैव नो क्लू। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा, हेंस वी रोट। अच्छा देखो
साइन देखो यहाँ पर आप 50 मैं गलत छेड़ रहा था, इसे ना छेड़ के यहाँ देखो 50 को लिखो 25/2। अब देखो साइन आपके पास थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा है। अगर आप 2 यहाँ ले आओ तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा था मैं कुछ जब भी कुछ ना कुछ बुरा करता हूँ ना या गलत करता हूँ तो मुझे ऐसे घट फीलिंग से आ जाती है। तो ये आपका साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है, ये बहुत याद करने वाली चीज़ है, इसको बराबर होता है साइन 2 थीटा के। और ये याद कर लो, सही बताऊँ तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, काम आएगी भाई। तू भी याद कर ले, खुद तो याद किया नहीं तूने। ओके फेयर इनफ। तो अगर मैं साइन 2 और ये 2 कहाँ से आ गया 25, ये सॉरी ये वाला 2 कहाँ से आया, अरे ऐसे 50 को 25 × 2 लिख लो ना, फिर आप इसको फिर आपको V0 मिल गया, 25 हो जाएगा क्योंकि 25 छोड़ा था आपने बाहर। गुड क्वेश्चन। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, देखो आप गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का मेन काम होता है डिटेक्शन ऑफ करंट। वेट बॉयज, लेट मी ड्रिंक सम वाटर, वेट। Alrighty then gentlemen, we back from a little bit of break. रुक जाओ, लेट मी ऑन दिस। ठीक है चलो मूव। तो मैं बता रहा था कि गैल्वेनोमीटर होता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जो पता करता है कि भाई करंट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा है। अब मैं बताता हूँ आपको। तो जी नहीं वेट, नहीं गैल्वेनोमीटर वो तो हाँ यही तो होता है। खैर यहाँ देखो आप, मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पे आपने एक हल्का सा कॉइल लगा दिया, ठीक है। ये मान लो अभी आपने सोचा है कि देखो जी मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करनी है, तो देखो एक तो सिंपली मैं ये काम कर सकता हूँ। अभी मैं एक्चुअली फ्लस्टर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं यही भूल गया हूँ कि गैल्वेनोमीटर का मेन पर्पस क्या होता है। हाँ तो खैर यहाँ पे देखो आप इस पे लग रहा होगा टॉर्क, इस पे चलो पहले इस पे लग रहा होगा फोर्स, कोट एंड कोट फोर्स कैसे लग रहा होगा जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लग जाएगी और इसमें दौड़ रहा है करंट, ठीक है। इसमें करंट दौड़ रहा है, ये कोइल में करंट अच्छा करंट नापने के लिए तो होता है वो, ये इस कोइल में दौड़ रहा है करंट। तो मैं अगर देखूँ तो अगर इसमें आप करंट, इसको अभी सीधा रहने दो, ये तो टेढ़ा हो रखा है, इसमें सीधा रहने दो। अगर ये सीधा है, ठीक है, अगर इसको सीधा, अगर मैं सीधा मान लूँ, ऐसे मानूँ, ऐसे अगर मैं मानूँ इसे और इसमें करंट दौड़ा दूँ, मैं इसे ऐसे सीधा मार दूँ, इसमें करंट दौड़ा दूँ, तो ये करंट दौड़ रहा है और जो कॉक्सक्रू रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये ऊपर मैग्नेटिक फील्ड। अब आप ये देखो कि ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट था ही नहीं सही बताऊँ तो। F फोर्स इज इक्वल टू B है आपका, B है इधर और FBI, और आप लोगों का I भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर मान लो, चलो इस वाले एरिया में मान लो, अरे यार चिल्ला चिल्ली इतनी घर में होती है ना मेरी, इट्स एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू, इसलिए लोग कहते हैं हॉस्टल ले लो, बेस्ट पार्ट है। खैर मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क का फॉर्मूला मैं तो कहूँगा याद कर लो, N नंबर ऑफ टर्न्स, I आपका करंट, विच मेक सेंस B इंटू A, यानी कि एरिया, और इंटू साइन थीटा, मतलब इन दोनों के बीच का जो थीटा है, इन दोनों के बीच का। यार मैं थोड़ा हो रहा हूँ कंफ्यूज अब। नीबा वो सब में नीबा वो सब जी। देखो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है कि फार्मूला फॉर बोथ टॉर्क, हाँ तो एक बोथ टॉर्क, अच्छा हाँ ठीक है, ये मान लो कि हिंज्ड है किसी जगह पे, ये जो कॉइल है आपका ये किसी जगह पे ऐसे हिंज कर रखा है, ठीक है, मतलब ताकि अब अगर मान लो इस पर टॉर्क लगा तो ये ऐसे गया, अब यहाँ रुक थोड़ी जाएगा, यहीं थोड़ी अटक जाएगा। हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे कि ये वापस, मतलब अगर करंट ख़त्म हो जाए तो वापस भी आ जाए, तो ये रिस्टोरिंग फोर्स वाला, और वो बराबर होता है यूजुअली, ऐसा टॉर्क बराबर होता है थीटा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के।
क्या उसका क्या मतलब है, मतलब जितना ज़्यादा इन्हें घुमाओगे उतना ज़्यादा आपको टॉर्क देना पड़ेगा, या उतना ज़्यादा आपको वो रेजिस्टेंस मिलेगी इसके खिलाफ। ये गलत चीज़ खुल गई। फाइंड द फार्मूला फॉर बोथ टॉक्स, वाई वी चूज़ दैट पर्टिकुलर। अब देखो ये मैग्नेट आप यूज़ नहीं कर सकते, ये मैग्नेट इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो थीटा होगा, ठीक है, वो बार बारी मतलब कि थीटा का एंगल चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का बार बार एंगल चेंज हो जाएगा, तो वो करने के लिए, वो अवॉइड करने के लिए एक रेडियल थीटा होता है, ऐसा रेडियल मैग्नेट चूज़ किया जाता है। पहले तो जी मैंने करंट ओरिएंटेशन ही गलत ली थी स्टार्टिंग में। करंट ऐसे सीधे ऐसे है करंट। ये टॉप व्यू है ये, ये साइड व्यू है, ये नहीं, ये टॉप व्यू ही है, ये टॉप व्यू ही है। ये वैसे इसमें कुछ है नहीं, और मैंने ये वन ऑफ द वर्स्ट कार्ड आई हैव एवर एक्सप्लेन्ड था। यहाँ वैसे कुछ काम का है नहीं है, बस टॉर्क का वो फार्मूला याद कर लो इफ़ यू गाइस डोंट वांट बी। ये देखो कम्युनिकेशन उसका है, ये वैसे COET में भी आया था, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये शायद होता है एम्पलीफिकेशन होता है इसका मतलब, अच्छा मॉड्यूलेशन होता है। ओह हेल, नहीं मेरे में तो कुछ और आया था, मेरे वाले में आया था कि जब एनर्जी लॉस करते हैं, ये कम्युनिकेशन डिवाइस का नहीं पड़ा इसलिए इस पर इतना ध्यान नहीं दे रहा मैं। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? देखो यार, नॉर्मल डायोड, ठीक है, डिप्लीशन रीजन होता है, ठीक है, रिवर्स बायस लगा दो, डिप्लीशन रीजन बड़ा होता गया, नहीं एक सेकंड, डिप्लीशन रीजन छोटा होता गया, नहीं वो तो फॉरवर्ड बायस में होता है, रिवर्स बायस लगा दो, डिप्लीशन रीजन बड़ा होता गया। मान लो कि ये जो डिप्लीशन रीजन है आपने रिवर्स बायस में लगाया, और मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, आपको ब्रेकडाउन तो पता ही होगा, एवलांच इफेक्ट, जब आप रिवर्स में चले जाते हो तो अचानक से आप वोल्टेज बढ़ाओ और करंट अचानक से स्काई रॉकेट कर जाता है, करंट अचानक से स्काई रॉकेट कर जाएगा हवा में, बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्या होता है ना कि ये देखो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और कुछ तो बाउंडेड होते हैं, जैसे कि हमें पता है जब हमने सिलिकॉन लिया तो 1 2 3 4, मान लो आपने पेंटावेलेंट की वो ली तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था ये, बाकी उन्होंने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, और ये मस्त मौला घूम रहा। अब मान लो कि इसको इतनी ज़्यादा स्पीड मिल गई रिवर्स ब्रेकडाउन में कि इसने तोड़ ही दिए, ये वाले कोवेलेंटली बॉन्ड तोड़ दिए, मतलब chaos has broken up, hell has broken loose वाला सिचुएशन आ गया, वही वाला सिनेरियो आ गया, तो उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, रिवर्स में जाते ही ब्रेकडाउन कर जाएगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही इतने ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेविली डोप्ड होता है ये, तो डोप्ड इम्प्योरिटी इज़ हाई। हाउ इज़ इट डिफरेंट? वही है, हेविली डोप्ड है तो तुरंत हो जाता है। कंपेयर इट्स ग्राफ टू एवलांच ब्रेकडाउन। ये तो चलो कोई भी आपने PN जंक्शन लिया नॉर्मल, वो थोड़ा अलग जगह बनाता है, वो थोड़ा आगे चल के मान लो एक थोड़ा बहुत सहा, उसके बाद नीचे जाता है वो, उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन मतलब क्राइंग से स्ट्रीम होता है, तो इलेक्ट्रिक स्ट्रीम यानी कि करंट, ऐसे रिलेट कर लो। जीनर बस सेम चीज़ होती है, बस थोड़ा जल्दी टूट जाता है ये। जीनर इज़ व्हाट इज़ ए सेलिब्रिटी, ऐसे मान लो, हु ब्रेक्स डाउन वेरी इजीली। तो अच्छा, जीनर मैंने एनालॉजी यूज़ किया, इट्स जॉन जोन्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। जॉन जोन्स एवरीबडी नोज हु दैट इज़, नहीं पता सर्च कर लो, कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, एडिट देख लो। इट्स जॉन जोन्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सॉसी। तो जो हैवी डोपिंग होती है मीन्स अ लॉट मोर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्बोज, ठीक है। ओह कितनी अच्छी एनालॉजी है। John Jones is very notorious for failing quite a lot of drug tests, as we all know. It means the heavy doping means a lot recombination of combos, मतलब उसमें स्ट्राइक, वो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्राइक करता है और अच्छा खासा रिकॉम्बिनेशन होती है, क्योंकि हैवी डोपिंग है।
डिप्लीशन रीजन बहुत स्मॉल हो जाता है और जो एनिमी होता है यानी कि उसका गैस टैंक बहुत डिप्लीटर जाता है। डिप्लीशन रीजन बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है क्योंकि डोपिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उससे डिप्लीशन रीजन को छोटा हुआ। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑब्स्ट्रक्शन, हाँ ये खबीब नुरमा, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, नुरमा के दो होता है वो, नुरमा गोमेदोव होता है। लेट मी रिस्पेक्ट दैट ब्रोदी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। देखो, एवरीथिंग आई सेड वाज करेक्ट। मेरे को बस अब ये सोचने दो कि ये डिप्लीशन रीजन इनका इतना छोटा क्यों होता है। हाँ, क्योंकि इनमें मेरे हिसाब से ये लॉजिक होगा कि क्योंकि इनमें रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो वो तुरंत इधर के उधर जाने लगते हैं। एटम सट से इधर उधर जाएंगे तो उनको रोकना, पता नहीं मुझे क्यों डिप्लीशन रीजन क्या होता है। आई डोंट नो। प्योर सिलिकॉन 300, ये मत पढ़ा करो ऊपर वाला, नीचे वाला पढ़ा करो। प्योर सिलिकॉन 300 केल्विन पे, उसके पास इक्वल इलेक्ट्रॉन और इक्वल होल्स हैं, ठीक है। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज NH, होल्स बढ़ गए, विच मीन्स इंडियम मोस्ट प्रोबेबली, हाँ इंडियम ट्रावेलेंट होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। और मैं इससे पहले वो वाला कर रहा था, पी ब्लॉक पढ़ने की कोशिश कर रहा था, तो उस वाले में मैं तब से टेलूरियम बोला जा रहा हूँ। टेलूरियम नहीं है वो, क्या है वो फिर बताया, मुझे अभी भी पता नहीं क्या है। मैंने देखो फिर अभी भी कोशिश भी नहीं करी। आई डिडंट इवन ट्राई टू फिगर आउट कि टेलूरियम नहीं है तो क्या है। और डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेज होल्स टू दिस, कैलकुलेट Ne इन दी डोप्ड सिलिकॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अब आप देखो, मैं बताता हूँ आपको। देखो जो होल, प्योर में जो होल बराबर होता है और होल और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। क्यों? अब आप ये देखो कि होल बनेगा कैसे। होल तब बनेगा ना जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ता तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया और एक होल हो गया। एक मोल करते हैं यानी कि 6 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ते हैं तो उतने ही होल होंगे और उतने ही आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी होल में चला जाता है तो होल भी गायब, इलेक्ट्रॉन भी गायब। लेकिन जब आप डोप कर देते हो तब होल बढ़ जाता है। और तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेंट होगा वो तो बराबर ही होगा, क्योंकि होल, ये जो जितने होल, इतने सारे होल बन गए ये होल इसलिए बने क्योंकि हमने बाहर से सोर्स किया, आउटसोर्स किए उन्हें, बाहर से लाए हमने। तो ये हो जाएगा ऐसे, नेट चला गया। मैं बताता हूँ 1.5 अब इससे हो जाएगा काम अपने न्यूमरेटर से, वो मेन वाले नंबर से हो जाएगा। 1.5 × 1.5 इसका स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों के दोनों बराबर हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं। वो हो जाएगा NH 1.5 × 1.5 अपॉन 4.5। ये हो जाएगा 1.5 से नीचे 4.5 कट गया 3, और ये 1.5 कट गया 5। ये हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। इफ़ नॉट, देख लो, ये देख लो। अगर ये देखना है तो कुछ खास है नहीं, आगे बढ़ो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटम है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच, देयर वैलेंस एंड कंडक्शन गैप उनका दे रखा है हमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? नहीं, मेरे हिसाब से सिलिकॉन का जो कंडक्शन गैप होता है वो छोटा होता है मेरे हिसाब से, बिकॉज सिलिकॉन शायद ज़्यादा बेटर कंडक्टर है, और तो गैप कार्बन का बड़ा है, तो शायद भी होना चाहिए। हाँ, भी है, ठीक है। Silicon can jump easily. Silicon is bouncy. Mobility of electrons in N-type germanium is 500 centimeter square per volt second and conductivity ये है। Impurity concentration बतानी है, ये बहुत बारी कर चुके हैं ये। Impurity concentration अगर बतानी है आपको देखो कंडक्टिविटी पता है, ठीक है। यूनिट से ही खेल लेता है, मुझे मतलब मैं पीछे लॉजिक में जा सकता हूँ, जाना चाहूँ तो, लेकिन मेरा मन नहीं है, सही बताऊँ तो बिल्कुल भी। यूनिट से अगर आप खेलोगे तो सिंपल है कि नीचे सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, तो 5 mho अपॉन 5000 ऐसा कुछ करके होगा। आओ देखते हैं। मो होता है उल्टा ओम का, ओम होता है V/I, तो वो हो गया I/V। आई हो गया अपना चार्ज, Q/सेकेंड इंटू V
ये हो गया आपका मो, और सेंटीमीटर तो था ही, मल्टीप्लाई बाय फिर भी यार ये फार्मूला तो पता होना चाहिए ना, फार्मूला में फिर नहीं पता, भूल ही जाता हूँ मैं, मेरी मेमोरी थोड़ी है भाई वो थोड़ी दिक्कत है भाई का थोड़ा सिस्टम हैंग हो जाता है। अपॉन 5000 वोल्ट सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया जी। अब ये क्यू तो फैक्टर इन करना ही है, तो 5.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ अपॉन, अब ये 100 ऊपर गया, पॉजिटिव हो गया 70, ये हो जाएगा जी आंसर 1.6। कुछ गड़बड़ करिए जी। अच्छा क्यू को हटाना है हमें, क्योंकि क्यू को हटाना है तो वो सॉरी ठीक है, तो 10⁻⁻⁻² अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 ऊपर गया +19, नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा +17 हुआ तो 16 ले लो और 10 दे दो हमें, 10 दे दो, इसे 16 बना लो, तो ये अगर हो जाता तो 6.25 इंटू 10⁻17। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड इट। नहीं समझ में आया तो मेरी गलती नहीं है, गिम्मी मुझे कोई डोनेट करे ड्राइंग टैब में, तब अच्छे समझाऊँ मैं बहुत हो गया, मैं माउस पैड से परेशान हो चुका हूँ। ये आंसर है इसका। भाई तू तो कहता 16 है, होगा कहीं ऊपर नीचे, क्या दिक्कत है? इसे 10 की जगह 100 ले लिया, क्या किया हमने? 16 कैसे आ गया? ठीक है, आई थिंक यू गाइज गेट दैट पॉइंट। सिग्मा इज इक्वल टू NEQ/VD। VD होता है, अच्छा अपना मैं फिर से बताता हूँ, ये मुझे बहुत अजीब बात लगती है, मोबिलिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपेरेंटली एक ही चीज़ होती है। मैं श्योर नहीं हूँ बट शायद एक ही चीज़ होती है। नहीं भाई, एक चीज़ नहीं होती है, पता नहीं, फिर मुझे आगे बढ़ता है। द करंट फ्लोइंग थ्रू द जीना डायोड। ओके भाई, अच्छा जीनो डायोड यूज़ क्यों करते हैं? जीनो डायोड इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मान लो आपका करंट 5, देखो ये 5 वोल्ट है, तो अगर अपना वोल्टेज 5 वोल्ट से ज़्यादा एक्सीड करेगा तो ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ये रिवर्स में भी लगा है, तो सारा का सारा ना यहीं से फ्लो करेगा, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसे हटा ही दो। तो आपका ओवरऑल वोल्टेज हो गया 5 अपॉन, देखो यहाँ से बिल्कुल कोई करंट फ्लो नहीं करने वाला। जीनो डायोड का यही काम होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है वो कायदे से। वोल्टेज रेगुलेटर होने इसलिए बोलते हैं, मान लो यहाँ कुछ वोल्टेज सेंसिटिव चीज़ लगी रहती, लिमिट दे रखी है 5 वोल्ट की, मतलब यहाँ 3 या 4 वोल्ट ये सह सकता है, ये चीज़ सह सकती है 3 या 4 वोल्ट, या चलो 6 वोल्ट मान लो, चलो 6 वोल्ट सह सकती है ये चीज़। जीनो डायोड हमने लगाया 5 का, 5 से आगे निकला तो सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करेगा। अब देखो हमने वोल्टेज कितना लगाया भाई, 10 वोल्ट का, तो जाहिर सी बात है सारा का सारा यहीं से फ्लो करेगा, और अपना R हो जाएगा, नहीं क्या बताना मैं, करंट I हो जाएगा अपना V, यानी कि 5 5/100, तो ये हो जाएगा 10 मिली एम्पियर मेरे हिसाब से, जो कि नहीं है आंसर। देखो अरे यार, सारा का सारा करंट यहाँ से फ्लो करना चाहिए था, कैसी बातें कर रहे हो यार, हैं? अच्छा 10 मिली एम्पियर यहाँ से फ्लो कर रहा है, 10 मिली एम्पियर अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है, और फिर एक सेकंड भाई, ये कैसे पता लगा? अपेरेंटली मेरे लॉजिक में कुछ दिक्कत है, चलो आप देखते हैं। वेल इट्स रियली जस्ट यूज टू मेक श्योर सम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हैज़ ओनली सम पर्टिकुलर। अच्छा ओके ठीक है, माय बैड, मेरी मिस्टेक, मेरी हल्की सी एक अंडरस्टैंडिंग की गलती थी मेरी। मैं सोच रहा था कि अगर एक्सीड करेगा तो ये जो चीज़ है ये सारी की सारा का सारा करंट खुद ले लेगा, बट ऐसा नहीं है। जीनो वोल्टेज का काम होता है यहाँ पे एक पर्टिकुलर वोल्टेज रखना, इस पे जो भी कंपोनेंट हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं उस पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज रखना, ना कि बिल्कुल ही वोल्टेज कम कर देना। मैं फ्यूज़ के टर्म्स में सोचने लगा, होता है ना फ्यूज़ में बिल्कुल ही कट हो जाता है अगर आपका वोल्टेज कोई पर्टिकुलर वोल्टेज से एक्सीड किया तो।
खैर यहाँ इट डजेंट हैपन हेयर। यहाँ पे यहाँ तक हमारा लॉजिक बिल्कुल सही सही और बढ़िया लग रहा था मेरे को तो, कि जी आपका जो ओवरऑल करंट है वो है आपका 5/500 इस वाले यहाँ पे, और 10 मिली एम्पियर तक तुम समझ ही गए होगे वहाँ तक कैसे आए हम लोग। उसके बाद जोड़ लेना यार 10 मिली एम्पियर। फक। यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, देखते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि 5 वोल्ट। अच्छा ठीक है, यहाँ आते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली यहाँ से सबसे आसान है स्टार्ट करना। हमें पता है कि जीना डायोड चाह रहा है कि इसके अराउंड सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट हो। तो अगर इसके अराउंड सिर्फ 5 वोल्ट है तो इसका मतलब हो जाएगा अपना आई जो है था यहाँ पर इस वाले सर्किट में, किरचॉफ वाले में, इस वाले सर्किट में अपना आई जो था वी यानी कि 1/वी यानी कि 5 जो भी अपना रेजिस्टेंस है, तो ये 5 मिली एम्पियर यहाँ पर। तो जी हमें पता है कि इसका मतलब कि यहाँ से अगर यहाँ पता नहीं इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर भी फिर वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगी। क्यों कौन कह रहा है 5 वोल्ट होगी? ठीक है भाई, थोड़ी दिक्कतें हैं मुझे यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे। इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर द एक्सेप्टर लेवल इज 557। बट ये कोई बात थोड़ी होती है। अच्छा बात है, मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ तो बीच बीच में मेरे मुंह से निकल जाए करिए भाई, निकल जा कर भाई। बेयर विद मी भाई, बेयर विद मी। मैं जरा भालू करो भाई मेरे साथ यार, नहीं कर सकते ना ऐसे। मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कैसे पता लगा कि 5 वोल्टेज है यहाँ पे, या ये नंबर कहाँ से आया? बस मेरा यही नंबर आया था स्टार्टिंग में, लेकिन ये नंबर आया कहाँ से ये नंबर? शायद मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे अटेम्प्ट है मेरा। ये 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट दे रखी, इसके अराउंड 5 वोल्ट होगा ही होगा। जीनर का काम ही यही है। तो अगर ये 10 है और ये 5 है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5 ही तो होगा। और फिर करंट हो जाएगा अपना 5/500 यानी कि 10 मिली एम्पियर। शायद ये है। अगर है तो कमेंट करके बताओ कि मैं सही कर गया हूँ, गलत कर गया हूँ। In a p-type semiconductor, the acceptor level is 57 MeV above the valence band. The maximum wavelength of light required to, ये कहीं MeV देख लो और तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है। ये तो एनर्जी हो गई, वेवलेंथ निकालनी है, ये फॉर्मूला ठोक दो। लैम्डा या 400 कर लो इसे। MeV एंगस्ट्रॉम, M है वो बाय द वे, अपॉन एनर्जी लेवल। ये आया कहाँ से? ई तो पता है, ये मैं बताता हूँ कहाँ से आया। ई आपको पता है बराबर होता है एफ़ के। ये हो गया HF के। एफ़ को हमें पता है, एफ़ लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट अपॉन लैम्डा। तो जी HC ये सॉल्व करोगे और इसे इन टर्म्स में ले आओगे, एंगस्ट्रॉम की टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म्स में, तो ये आ जाएगा। ये याद ही क्यों करना है? इसे याद कर लोगे तो 1-2 स्टेप आपके वो हो जाएंगे, मतलब फालतू के नहीं जाएंगे। तो जी 12400 अपॉन 57, ये लगभग हो गया। एक 114 हो जाएगा अगर मैं 2 करूँ तो 200 समथिंग आएगा इसका आंसर। 200 समथिंग एंगस्ट्रॉम। गलत हो गई। ये आएगा नहीं, जाहिर सी बात है डी आंसर। अच्छा ये आ गया क्या? अरे कैसे, ये कैसे आ गया है? व्हाट? एंगस्ट्रॉम में ही तो आता आंसर। ये 10⁻³ कहाँ से आया मेरे को नहीं पता। अच्छा मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट है गाइस। यहाँ पे मिली लिखना था यहाँ पे, कोई बात नहीं।
The mean free path of conduction electron in copper is this. Find the average velocity which can on an average 2 electron volt to a conduction electron in a block of copper. Mean free path पता है आपको? ठीक है, सिंपल है. देखो इनकी कहानी क्या है. इलेक्ट्रॉन पहुंच गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिप, तो जी उसमें एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी आ गई उसमें, पकड़ ली काइनेटिक एनर्जी. ये दे रखी है, काइनेटिक एनर्जी पकड़ ली. और यहाँ पे उसके ऊपर हुआ वर्क. ठीक है, वर्क होता है जूल्स, काइनेटिक होता है जूल्स, दोनों को बराबर करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हो गया अपना ई क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया अपना जो भी दे रखा है 4 × 10⁸ डी. अभी मैं डी लिख रहा हूँ, ई से जी ई कट गया. ठीक है, सॉरी, अरे ये वाला ई इलेक्ट्रॉन मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से क्यू का वो इलेक्ट्रिक चार्ज काट दिया है. नहीं, ये वाले ई से ये वाला ई कट गया. हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी थी कि इतनी कौन सी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है कि उसने इलेक्ट्रॉन को इतना ज़्यादा एनर्जी दे दी. तो ये हो जाएगा 2/4 इंटू 10⁻⁻⁸ तो ऊपर 10⁻ पॉजिटिव हो जाएगा 8. पॉजिटिव 7 कर लो ताकि 20 हो जाए, ताकि क्लीन अपना आंसर 5 आ जाए. 5 × 10⁻7 आ जाए जी. बी ए आंसर इसका, कोई डाउट नहीं है यार. आगे बढ़ते हैं यार. लाइक अ ड्रैग रेस कार, रूपॉल वाला नहीं, नॉर्मल वाला, विच इज रूपॉल वाला भी इट्स ऑल्सो नॉर्मल. लेट्स बी प्रोग्रेसिव हियर बॉयज. आगे बढ़ते हैं. व्हाट आर द सेफ लिमिट्स फॉर टेम्परेचर फॉर, किसी ने व्हाट आर द ऑड्स देखी है? उसमें इट्स प्रिटी अच्छी, इट्स अ गुड मूवी, इट्स अ नाइस मूवी. It's a little gay, but it's nice. What are the safe limits of temperature for germanium and silicon? जर्मेनियम ऑफ सिलिकॉन की होती है थी 80 डिग्री सेल्सियस होता है और 200 डिग्री सेल्सियस होता है. सेफ लिमिट क्या होता है? यहाँ तक खेल सकते हो 200 तक आप 200 सीसी तक खेल सकते हो आप. 200 सीसी कितना बड़ा हो जाएगा भाई, पता नहीं मेरे को, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है मेरे को कितने सीसी का होता है. ए आंसर याद करने वाला क्वेश्चन था ये ऑब्वियसली. A pure crystal has 5 × 10⁻22 atoms. It is doped by 1 parts per million concentration of 1 part per million. concentration of pentavalent atoms. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसमें. ठीक है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी सारे हो जाएंगे इसमें. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था, दोनों का सम, ठीक है, 1.5 × 10⁻, जो भी है 1.5 × 1.5 × 10⁻, जो भी है, जो भी दे रखा है, बराबर हो जाएगा. इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है मुझे इस वर्ड से, इस पूरे के पूरे सेंटेंस से. इसमें देखो ये लिखा है मैंने, इट इज़ डोप्ड बाय 1 parts per million. मतलब पर मिलियन एटम पे एक एटम. क्या ये कहना चाह रहे हो आप? यानी कि होल्स, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 5 × 10⁻22 एटम्स, 1 part per million पर 10⁻, हर 10⁻6 पे एक वो हो जाएगा आपका, एक आ जाएगा. तो 5 × 10⁻22 पे शायद कुछ ऐसे, देखते हैं यार, करेक्ट करते हैं. मतलब एक मिलियन पर इतने एक आपका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो इतने सारे नंबर पे 5 × 10⁻22 पे कितने आएंगे, डिवाइड करके देखते हैं. तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5. देखते हैं, पहले वाले उससे आंसर निकल आएगा अपना. अगर आपको होल्स निकालना है तो 1.5/5, तो जी ये हो जाएगा 5 के टर्म्स में आएगा आंसर. 5 के टर्म्स में है, कहीं नहीं है ही नहीं. तो मैं कुछ गलत कर दिया फिर मैंने, और क्या, देखते हैं क्या गलती कर दी. अरे भाई ये कैसे गलती है? अच्छा 3 ऊपर 3 जाएगा ना. हाँ तो हाँ 4.5 आ जाएगा. ठीक है, मैंने एग्जैक्ट सही किया था, बिल्कुल सही किया था. मैं एक्चुअली ये 10⁻9 वाले चीज़ें तभी छेड़ता हूँ. मान लो ये सारे के सारे नंबर सेम आ रहे होते हैं. ये वाले जो नंबर हैं, ये वाले नंबर आ रहे हैं इन वाले नंबर से, 5 से 1.5 से, इनसे आ रहे हैं. और जो ये 10⁻6 वाले नंबर हैं, ये आते हैं इनकी वजह से, इस नंबर की वजह से.
देखो ये लॉजिक मेरा अच्छा था, बट मैं अगर थोड़ा मैंने आपको हल्का फुल्का और पुश किया होता तो आंसर भी निकला होता मेरा। द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू अ मीडियम, एटेनुएशन कहते हैं इन्हें। मुझे मैं आपको ये मतलब समझा सकता हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, वो कम्युनिकेशन डिवाइस है, मुझे उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता है क्या है, मैं बस मतलब बता सकता हूँ वर्ड्स के। सिग्नल है, सिग्नल जब जाता है कहीं दूर जाते जाते कम हो जाता है, गायब हो जाता है। लोग कहते थे, लोग क्या कहते थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि हिटलर वाज द फर्स्ट टू यूज़ बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स ऑन ए मैसिव स्केल। सो व्हाट हैपेंड वाज कि उसकी जो भी आइडियोलॉजी, मतलब लोग कहते हैं कि स्पेस में जो पहले मैसेजेस गए हैं ट्रैवल करते करते, साउंड वेव स्पेस में पहली ट्रैवल गई है अर्थ से, जो वो उसके उसका स्पीच और उसका प्रोपागेंडा है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट, वेयर डज द एम्पियर सर्किटल लॉ फेल एंड हु मेड इट अ टैड बिट बेटर। तो जी एम्पियर सर्किटल लॉ जो था हमारा, एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा था अपना, क्या कह रहा था एम्पियर सर्किटल लॉ, क्या कहता था एम्पियर सर्किटल लॉ, कह रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए, जहाँ पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो जी वहाँ कहीं ना कहीं तार होनी चाहिए। क्या मतलब है इसका? तार से मेरा मतलब बिजली। मान लो आपको यहाँ आसपास ये गोला बना दिया आपने देखनी है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो उस जहाँ जो भी गोला बनाया है, या आपने ये बनाया है, या आपने एक मस्त डिल्डो डिज़ाइन किया है, अगर आपने, नहीं भाई नहीं लग रहा है, ये माइक टाइसन का चौथा ख़राब ग्लव लग रहा है ये 2 आउंस वाला, 4 आउंस वाला, जितने का भी होता है वो। फिर हमने ये देखा कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर भी है, मान लो ये कैपेसिटर है बीच में सर्किट के, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ क्या बात थी भाई मैग्नेटिक फील्ड। शायद फराडे आए थे, शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, फराडे भाई साहब आए, उन्होंने बताया नहीं जी आप चेंजिंग वो भी ले सकते हो। अगर मान लो आई इनक्लोज, मतलब जो आपने शेप बनाया, मान लो कि यहाँ आपने गोला बना दिया, एक क्लोज्ड लूप बना दिया, जब भी ऐसा कुछ करो ना तो ऐसे इमेजिन कर लिया करो, फिल्म सोप की फिल्म ऐसे इमेजिन कर लिया, अगर उसके ऊपर चढ़ी हुई है तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप ऐसा करते हो, सोप की फिल्म चढ़ा के भी अगर आप ऐसा कोई डायग्राम वगैरह बनाते हो, और फिर उसमें मतलब उसके थ्रू अगर कुछ कोई इलेक्ट्रिक, मतलब कोई फील्ड जा नहीं रही, मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल नहीं कर रही, उसके अंदर तार वार नहीं है, तार बिजली से पतले हमारे पिया वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे, अगर बाई चांस, तब भी यहाँ पर आपके पास वो ज़रूर होगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी। क्यों? क्योंकि हमें एसेंशियली चाहिए d∅dt, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ज़रा अगर मैं जाऊँ इसके एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसके डेप्थ में जाऊँ, अगर मान ले, चलो थोड़ा कंफर्म करते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड ना, हाँ, तो E/dt, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू घुमा फिरा के हो जाए ये, ताकि ये थोड़ा प्रूव हो जाए कि हाँ, जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ थी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड बीच में भी होगी, दोनों बेटियाँ बराबर हो गई हैं गाइस। ऐसा ऐसा वो ना करो, नाइंसाफ़ी मत करो किसी के साथ। तो अगर मेरे को ये चाहिए, यहाँ पे करंट चाहिए, तो यह नीचे टाइम है ही, ये कैसे कैसे मैं निकाल लूँ क्यू, ठीक है। मतलब मैं इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन वो निकल जाए अपना चार्ज है क्या, मुझे पता है सिग्मा बराबर हो जाता है Q/A, और A इंटू जो भी होगा घुमा फिरा के देख लेना, यही निकलेगा। आओ देखते हैं, देखो क्या कहा था मैंने, एप्सिलॉन नॉट प्लस d∅/dt। आओ भाई, मैं ये कभी सही से नहीं कर पाया। अच्छा ओके, आई थिंक यू गाइस गेट द पॉइंट। आई हैव प्रीटी मच एक्सेप्टेड कि मैं ये वाला पार्ट अच्छे से कभी नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट इवन लाइक दिस पार्ट, छोड़ो हटाओ। नेम द 4 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। 4 पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है,
ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो सकता है। एल्युमिनियम तो शायद ट्राइवेलेंट होता है, और बोरॉन जो है मैग्नीशियम होगा नहीं शायद। पी आंसर शायद, हाँ पी है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, फोस्फोरस, क्योंकि होता है NPASBI होता है, नहीं NP, हाँ ASBI होता है, ठीक है। नाइट पार्टी आना सब भी चीज़ मैंने ऐसा याद किया था, ऐसे ये निमोनिक टाइप का बनाया था मैंने। इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर इज दिस, और फिर रेशो, करंट का भी रेशो दे रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो बताइए। देखो मैं बताता हूँ आपको, करंट का जो फॉर्मूला होता है इसमें मतलब मुझे जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन पढ़ूँ मैं, तो मेरे दिमाग में ये आ जाना चाहिए, I इज़ इक्वल टू करंट। नहीं, ये मेरे दिमाग में तो खैर GT सैंडियर्स वाला मिशन आ रहा है जिसमें आग लगानी होती है कहीं पर, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा कि मैं थोड़ा इंटेलेक्चुअल हूँ और मेरे को चीज़ें हिट हो जाती हैं। ये फॉर्मूला क्या करूँगा मैं, पहले तो ये आया कैसे मेरे दिमाग में, मुझे पता है कि इसमें कहीं ना कहीं मुझे आई की ज़रूरत पड़ेगी भाई, और कहीं ना कहीं मेरे को चाहिए कंसंट्रेशन की भी ज़रूरत है मेरे को अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर निकालनी है तो VD1/VD2 बराबर हो जाएगा, सिंपल है। पहले तो करंट का रेशो कितना है, 7/4, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनटू कंसंट्रेशन थी अपनी 7/5, 5/4 इज़ योर करेक्ट आंसर, सी। अच्छा, ये फार्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकालनी थी, एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था, कोई बात नहीं, चलो। इफ़ NeNH आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन अ सेमीकंडक्टर हेवीली डोप्ड विद फॉस्फोरस। अब देखो फोस्फोरस जो थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, पेंटावेलेंट का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन मतलब 4 से संबंध बनाएंगे और एक जो है आवारा घूमेगा, यानी कि Ne बहुत ज़्यादा हाई होंगे। अब क्योंकि Ne इतने ज़्यादा हाई हो गया, उसने होल दबा दिए, वो होल्स के अंदर चले गए, तो होल्स की पॉपुलेशन कम हो गई, तो Ne इज़ मच मोर देन NH, Ne इज़ मच मोर देन NH24। यूज़लेस क्वेश्चन, मतलब मुझे नहीं आता बेसिकली, यूज़लेस क्या, मुझे आता ही नहीं है ये क्वेश्चन। कम्युनिकेशन डिवाइस पढ़ा ही नहीं मैंने, बरी कर दो ना यार, ये सब कार्ड वो करने का मतलब थोड़ी है पढ़ने का। व्हाट विल द कंडक्टिविटी ऑफ अ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल इफ देयर इज अ होल। देखो कंडक्टिविटी पूछ रहा है मेरे से ये, हाँ वो पहले के 4 शब्द पढ़ के पता चल गया था भाई, इसमें तूने कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है ना भाई, ओके। वाई यू बुली मी लाइक दैट, व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल एट 300 केल्विन टेम्परेचर इफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पर सेंटीमीटर क्यूब इज दिस, और एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने 2 टाइम इसलिए पढ़ा ताकि मैं सोच रहा था कि मेरे दिमाग में कोई फार्मूला हिट कर जाए, और मेरे को एक शॉर्टकट क्या, थोड़ा ऑटिस्टिक वे है सॉल्व करने का क्वेश्चंस को। मैं उससे सॉल्व करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उससे सॉल्व करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि फार्मूला के साथ अच्छे से कायदे से अच्छे घर वाले लोंडो लपाड़ों के साथ, वो वाले लोंडे लपाड़े नहीं जो शाबाद डेयरी में, एनीवे चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। या ब्रेक ले लें, कितने कार्ड रह रहे हैं, ब्रेक ले लेते हैं इधर, आधा घंटा तो हो ही गया दूसरे ब्रेक का, 5-10 मिनट का ब्रेक ले लें, क्या खींचेंगे या खींच लें इसे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वैसे एक क्वेश्चन करते हैं जी। कंडक्टिविटी जो आ रही है, कंडक्टिविटी में नीचे सेंटीमीटर आ रहा है, तो नीचे सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पर, वैसे कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा NeAVD, ये होता है शायद कंडक्टिविटी का फॉर्मूला। नहीं, वो तो आई के लिए होता भाई, वो आई के लिए होता है वो, तो ये हटा दो फिर, हाँ ये हटा दो, NeVD कर लो बस, केवल चलो छोड़ो, हमें पता है कि सेंटीमीटर क्यूब जो है अगर ऊपर आ गया
ठीक है, अगर मान लो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया और पर सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ गया तो हमें आंसर नहीं आ पाएगा। हम चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब नीचे आए, ताकि इन दोनों की अगर मैं कंडक्टिविटी ऐड कर दूँ, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन में दोनों की कंडक्टिविटी काम आती है भाई। दोनों का जो स्किल सेट है, दोनों भाग सकते हैं। इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अच्छे से भागता है एज़ कम्पेयर टू होल। पी दे रखा है, उसका कहने का मतलब होल है। तो दोनों को प्लस करके अगर मैं चलूँ और वो सेंटीमीटर स्क्वायर से फिर सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, नीचे सेंटीमीटर भी आ जाएगा और मोह भी आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेना यार, आप सॉल्व करने हैं क्या है इसमें। 1350 प्लस 480, 1350 480 0 8 5 3 1 8 1830 1830 मल्टीप्लाई बाय, ये मैं अपनी कॉपी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। मैं रनिंग भी करी आज, इंटू 10 टू द पावर, हर दिन करता हूँ ऐसा। तो फ्लेक्स कर रहा भाई, सही बात है, फ्लेक्स कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें और तो कुछ करना है नहीं। 1800 इंटू 1.072, 1830 इंटू 1.072 वोल्ट पर सेकंड है, नीचे वोल्ट पर सेकंड है, मुँह चाहिए मुझे, v बाई आई, ऊपर आई चाहिए तो ऊपर 4 से। हाँ, तो 1830 यानी कि आपकी मोबिलिटी यानी कि वी डी इंटू जो भी दे रखा है सिग्मा, या जो भी इलेक्ट्रॉन होल पर सेंटीमीटर क्यूब के लिए जो भी एक्सेप्टेबल सोसाइटी जो एक्सेप्ट करती है, इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो जी 1830 इंटू ये वाला नंबर इंटू चार्ज क्यू सिंपल है, इसका आंसर आ जाएगा। इसके या तो ये आएगा या तो इसके आसपास आएगा। मैं तो कह रहा हूँ ए। चलो ये लेते हैं भाई, हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं। ये भी वही फालतू क्वेश्चन। अच्छा नहीं, ये उसका अल्टरनेटिंग करंट का है, लेकिन मैंने ये वाला पर्टिकुलर पार्ट पढ़ा नहीं है अभी। चलो भाई आया मैं। All right, boys, I'm back. I'm not even going to acknowledge the absolutely humongous break जो मैंने लिया, और मैं just I will get right back to what I was doing. Also, I'm eating and I know it sounds so annoying जब तुम्हारे कान में कोई खा रहा होता है, but I don't care. Let's do it. अर्जेंटीना का बेसिक एक स्ट्रेट कम्युनिकेशन डिवाइस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये भी कम्युनिकेशन डिवाइस है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है ऑब्वियसली, कम्युनिकेशन डिवाइस तो शायद आता भी नहीं है उसमें पेपर में। सेमीकंडक्टर इज डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ड्यू टू, स्ट्रॉन्ग करंट से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं अपने उसमें सेमीकंडक्टर में, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वो नॉक कर देते हैं, और वो नॉक कर देते हैं तो हमारा वो ख़राब हो जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है। बी। फिर वही बात है, कम्युनिकेशन डिवाइस से आ गया। पता नहीं कम्युनिकेशन डिवाइस आ भी रहा है, नहीं आ रहा तो मैं सारे कार्ड वो करूँगा ना, सस्पेंड करूँगा या भरी करूँगा। ये मैं COT के लिए पढ़ रहा था। बैंड विथ रिफर्स टू, फिर वहीं का क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू अ सेमीकंडक्टर, गुड। लेट द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बी n एंड द एवरेज डिफ स्पीड बी v। इफ़ टेम्परेचर इज़ इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स तो बढ़ जाते हैं, हल्के बढ़ जाएंगे, थोड़े से ही सही लेकिन बढ़ेंगे। नहीं, थोड़े से नहीं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप रूम टेम्परेचर से ऊपर जा रहे हो तो। और ड्रिफ्ट स्पीड उनकी कम हो जाती है, क्योंकि देखो ड्रिफ्ट स्पीड में क्या होता है ना, मतलब वो लोग एक दूसरे से टकराने लगते हैं ज़्यादा। तो जब वो एक दूसरे से ज़्यादा टकराएंगे ना तो हल्की से उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो n विल इंक्रीज बट v विल डिक्रीज, बी आंसर। वही है।
द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। मैंने शायद पहले आंकी में अपने फिज़िक्स के एक अच्छी वाली एनालॉजी यूज़ करी थी। तो वो एनालॉजी कुछ ऐसी थी, ओके सो देर आर 3 टाइप ऑफ गाइज, ठीक है। यहाँ मान लो गर्ल जिसे होल की तरह रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, द गाय। सो ही वॉन्ट्स टू गो एंड फुलफिल दिस, ही वॉन्ट्स टू गो एंड टॉक टू दिस गर्ल। कंडक्टर्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट बात कर ही रहे होते हैं। सेमी कंडक्टर को थोड़ा हाइप चाहिए होता है अपने दोस्त से, ठीक है। उस हाइप का नाम होता है हीट, हाइप या हीट। और इंसुलेटर जो है वो नहीं बात करते, बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं वो। आई गेस वी ऑल नो हु यू आर। तो EG1 और फिर सेमीकंडक्टर सबसे छोटा गैप इन्हीं का, फिर उससे बड़ा गैप इसका, फिर उससे बड़ा गैप इसका। बी आंसर। देखो बात कर ही रहे होते हैं, इन लोगों के बैंड ओवरलैप करते हैं, वही है, वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है। बरी करो कार्ड को। ये जो मैं बरी कर रहा हूँ ये कम्युनिकेशन डिवाइस के वो हैं, पता है मेरे को, गलत वो नहीं कर रहा मैं। भाई सब कितने सारे क्वेश्चन है यार। ये केमिस्ट्री का है, लेकिन चलो कर ही लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो सिंपल क्यूबिक लैटिस में जब आप जाओगे तो सबसे पहले तो पास वाले ढूंढो। अरे इतना अच्छा बनाया था पहला वाला, दूसरा इतना ख़राब बन गया। मान लो यहाँ देखते हैं, यहाँ से देखते हैं तो जी इससे सबसे पास में इसका ये भाई होगा ए डिस्टेंस पे। फिर उसके बाद थोड़ा सा दूर जाएंगे, फिर ये भाई होगा एक उसका, ठीक है, √2a डिस्टेंस पे। खुद लॉजिक लगा के फिगर आउट कर सकते हैं आप। या अब इसके पास सबसे पहले या तो यही होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। सारे के सारे एक ही डिस्टेंस ए पर हैं, और फिर सबसे मतलब सबसे ज़्यादा जो दूर होगा वो होगा डायगनल अगर खींचो तो दूसरे एंड पे, तो √3a के एंड पे। तो जी ए आंसर। कंडक्टिविटी निकालनी है अगर, कैसे निकालोगे? कंडक्टिविटी की फॉर्मूला होता है NQ/VD, N या EVD। तो जी N दे रखा हमारा 2.4 × 10⁻⁻19, 2.4 × 10⁻⁻19, ठीक है जी। और इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों की जो मोबिलिटी है दोनों के दोनों प्लस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हो गया 58.58, ठीक है, × 0.58 प्लस, और क्या, और कुछ है यार? ये सीमेंस भी है, तो सीमेंस है, तो इसका मतलब हम शायद चार्ज भी मल्टीप्लाई करेंगे यहीं पर, m3 m²। हाँ, क्योंकि सीमेंस और मोह बराबर ही होते हैं शायद। तो चलो एक बारी 1.6 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6, इसे 0.6 ही मान लो, इससे अच्छा 0.6 मान लो। तो ये हो जाएगा 2.4 × 0.6 × 1.6। इन जैसे कि आप जानते हो मुझे इन नंबर से कल खेलना ज़्यादा पसंद है, ये नंबर थोड़ा जल्दी आंसर दे देते हैं। अब क्योंकि ये लोग बहुत क्लोज हैं तो आई गेस मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ। मैं थोड़ा सा मन नहीं है सॉल्व करने का। 2.4 × कर ही लेते हैं यार, 2.4
इंटू 16 6 6 6 36 6 1 6 प्लस 3 9 96 96 इंटू 24 6 4 24 9 2 6 9 2 12 प्लस 2 14 9 4 36 9 2 8 प्लस 3 21 4 0 1 3 2 3 0 4 2.3 आ रहा है वैसे तो मेरा आंसर। ये सी है क्या? ठीक है, ओके, नॉट बैड, आगे बढ़े। जैसा हमने किया वैसा आंसर आया। टू कॉइल्स ए एंड बी आर केप्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, ए एंड बी, करंट इज डिक्रीजिंग इन कॉइल बी। ठीक है, अब ये जो लॉ है क्या बोलते हैं इसे? আমি देखছিला कि ये लॉ पता नहीं क्या बोलते हैं सर, गड़ाओ, मैं बताता हूँ, मैं लॉ का नाम भूल गया हूँ, जो भी बोलते हैं, लेंजेस लॉ बोलते हैं शायद इसे, शायद। अब आप देखोगे बी में हो रहा फ्लक्स, ठीक है जी, और राइट हैंड कॉक्सुर रूल से पता लगेगा बी में इस साइड फ्लक्स है ना जी, अंदर को है, अंदर को जा रहा है, हाँ ठीक है, इस साइड को जा रहा है। तो अगर यहाँ देखो तो यहाँ पर भी फ्लक्स जा रहा होगा इस साइड को, ठीक है, यहाँ से लेके इस साइड को। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। यहाँ से खींचेगा और यहाँ तक जाएगा। तो अब क्योंकि इसमें करंट कम हो रहा है तो इसका मतलब ये वाला फ्लक्स कम होगा। अब जो भी है चेंज अच्छा नहीं लगता, चेंज नहीं होना चाहिए, कंफर्ट जोन में है, होने दो यार, क्यों बार बार चेंज करना। लेकिन हाँ, तो वही चेंज को प्रिवेंट करने के लिए हम चाहेंगे कि इसी डायरेक्शन में हमारा भी जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी डायरेक्शन में जाए, तो सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करंट भी सेम डायरेक्शन में होगा, कंसिडरिंग द इफेक्ट। हाँ, ये और ये मेरे हिसाब से, हाँ अब ये देखो मैं बताता हूँ, अच्छा लॉजिक। अब क्योंकि यहाँ पे फ्लक्स कम हो रहा है तो ये चाहेगा कि इसे खींच लूँ, बी को अपनी साइड खींच लूँ और फ्लक्स थोड़ा नॉर्मल करके रखूँ, जो नॉर्मल लेवल पे है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन ये तो यही चाहेगा, तो अट्रैक्शन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और प्लस उसी डायरेक्शन में अपना जो है उसी डायरेक्शन में घूमेगा करंट। पढ़ लो, देख लो, लेंस लॉ ही है, सब कुछ सही बोला था। अच्छा ये कहाँ से आ गया? चलो छोड़ो, ये अलग क्वेश्चन है, जब ने किया नहीं, कोई बात नहीं। पढ़ लो। यार ये मुझे स्टार्टिंग में ही कर लेना चाहिए था। पैम पामेला मैडिंग नो। What should be the frequency of alternating 200 volt supply so as to pass a maximum current of 0.9 ampere through an inductance of 1 Henry? I have no idea. Okay. अच्छा हाँ, ये तो याद था मुझे, ज़रूर। हाँ मुझे याद था यार, ऐसी बात नहीं है, सीरियसली। तो फिर किया क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, नहीं याद था। नहीं मेरे को याद तो था, थोड़ा भी मैं डिज़ी हूँ भाई। तू हमेशा डिज़ी रहता है, तेरी आधी वीडियोस में तू डिज़ी ही रहता है, ये कोई बात नहीं होती। अच्छा फाइन, ठीक है, मैं डिज़ी इस समय नहीं हूँ, बट आलसी हूँ मैं। ओके चलो देखते हैं फिर से। हमें करंट का फॉर्मूला हमें निकालनी है, फ्रीक्वेंसी, और हमें दे रखा है ऑल्टरनेटिंग 200। मैक्सिमम करंट निकालना, वो मैक्सिमम करंट दे रखा है यहाँ पे थ्रू एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। चलो आओ दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये क्या कह रहा है, आई नॉट बराबर होता है वी नॉट, उसकी देखो जब आप उसकी बात करोगे, इंडक्टर्स की बात करते हो, तो करंट उसमें पीछे चल रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ओमेगा एल इम्पीडेंस होती है, ओमेगा एल की इनटू साइन ओमेगा टी।
है ना 1 हेनरी पीक वैल्यू है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पीक वैल्यू दे रखी है या आरएमएस दे रखी है, देख लूँ एक बारी हल्का सा चीट। हाँ ये आरएमएस दे रखा है। चलो तो अपना आई नॉट हो जाएगा, नहीं एक सेकंड, आई नॉट दे ही रखा है पीक वैल्यू 2.9 इज इक्वल टू 200, और क्योंकि आरएमएस थी तो 200√2 अपॉन ओमेगा एल ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन 2 पाई साइन ओमेगा टी, है ना। ठीक है, अब कैसे निकलेगा भाई ये, अब क्या करूँ पता नहीं यार, पता नहीं। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओह ओके, तो जी अभी अभी सूत्रों से पता चला है कि ये टू पाई कहाँ से आ गया, ये 2 पाई कहाँ से आया बॉयज़, एनी आइडिया। अच्छा ओके ठीक है, इसे भूल जाओ, ठीक है इसे सब भूल जाओ। तो जी हुआ क्या कि यहाँ पर मैं बताता हूँ। इम्पिडेंस जो होती है, इम्पिडेंस होती है अनविलिंगनेस टू चेंज, ठीक है। जब उसमें इंडक्टर में क्या होता है, इंडक्टर में आप जब करंट दौड़ाओगे ना ऐसे, तो वो आपको एक रेजिस्टेंस देगा, कोट एंड कोट कर रहा हूँ मैं, इम्पिडेंस देगा, चाहेगा नहीं कि आपका करंट बढ़ जाए। और उस चीज़ की वैल्यू होती है एक्स की, इम्पिडेंस को एक्स मान के चलते हैं, वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस, ठीक है जी। ये होता है बराबर ओमेगा एल के, और अगर कैपेसिटर होता है तो 1 बाय ओमेगा सी के बराबर होता है। ओमेगा एल के बराबर है यहाँ पे, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो एफ निकल गया अपना यहाँ से, एफ अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा वी आर एम एस, ये हो जाएगा 200 अपॉन आई आर एम एस। हमें मैक्सिमम करंट पता है कि 0.9 है, तो आर एम एस हो जाएगा मैक्सिमम अपॉन √2, ठीक है, इंटू 2 इंटू पाई। तो जी ये हो गया 200 इंटू 1.4 अपॉन 0.9 इंटू 2 इंटू 3.14, ये ऐसे कट गया, 100 हो गया ये। तो ये जी 100 हो गया। अगर ये वाला नंबर इससे हटा दो, ये हो गया 14, और ये वाला नंबर नहीं हटा पाओगे तो ये होगा 1400 इंटू 9 इंटू 3, 9 3 हो गया 27, ठीक है। इसे 3 मान लो तो ये हो जाएगा 1400 अपॉन 27। ये कट जाएगा, किसी चीज़ से कटेगा ये, It's pasta time, boys. अरे 28 होता तो मज़ा आ जाता। 28 है, द वर्ल्ड इज़ वॉट वी मेक इट टू बी। 28 क्यों कर लिया मैंने, कोई नहीं यार, ये 1.4 से तो ऊपर ही था, तो इसे 28 ही मान लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है इतना। इसका मतलब है कि ये हो जाएगा, इसे 7 से अगर डिवाइड करो तो 200 अपॉन 4, ये हो जाएगा 50 के आसपास, 50 आ जाएगा घुमा फिरा के आंसर। नेट चला गया, वो लाइट चली गई, 50 का आंसर देख लो, क्या बोली थी मैंने। विच ऑफ फॉलोइंग डायोड शोज बिलो आर फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस होता है कि कम वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज तक जाना। ये ज़्यादा से कम में जा रहे हो, ये कम से ज़्यादा में जा रहे हो, कम से ज़्यादा में जा रहे हो जी, मेरे हिसाब से तो यही है। जहाँ पर भी आप कम से ज़्यादा में जा रहे हो, ये ज़ीरो है, ये अर्थिंग हो रखी है क्योंकि, तो ये भी है फॉरवर्ड वोल्टेज है, तो ये भी यार, ये दे ही नहीं रखा है यहाँ पे, इसे हटा दो।
करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट तो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे। हाँ, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से करंट। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, रिवर्स बायस हो गई। यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, और क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन में ही नहीं है तो ये भी रिवर्स बायस हो गया। मेरे हिसाब से ए आंसर। ओनली ए इज़ फॉरवर्ड बायस। एफ बी, एफ डब्ल्यू भी है ए। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड परमेबिलिटी, तो देखो ये तो है डायामैग्नेटिक। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए और फैल जाए तो उसे कहेंगे डायामैग्नेटिक। जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाए और हल्की से कंस्ट्रिक्ट करे, मतलब ये देखो स्ट्रांग हो गई। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ ज़्यादा पास होती है उसे स्ट्रांग माना जाता है। तो जब हल्की सी कंस्ट्रिक्ट कर जाए तो वो होता है पैरामैग्नेटिक, और जब बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाता है तो उसे कहते हैं फेरोमैग्नेटिक। आगे बढ़ो। पीएन जंक्शन, क्या बात है, पीएन जंक्शन पे आ गया हम। कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गए और अब सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। वाओ, वेल डन। कैसे ड्रिल करेगा आदमी? अच्छा, हमें ड्रिल के लिए हमने गलतियां लिखना भूल गए बॉयज़ हम। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके, तो जी पी एन जंक्शन है। स्टार्टिंग में क्या होता है, देखो जब आप पी और एन जंक्शन को अभी स्टार्टिंग में रखोगे, चिपकाओगे, दोनों को आपस में इंट्रोड्यूस करोगे, तो ये लोग आपस में घुले मिलेंगे। तो ये जैसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, होल में जाके चिपक जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन उठ जाएगा, होल में जाएगा, इलेक्ट्रॉन उठेगा, होल में जाएगा, होल में जाएगा। बेसिकली रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे आपके। मतलब ये फालतू के जो चार्ज घूम रहे हैं ये सब एक दूसरे में मिल जाएंगे। हु कैरीज द बोट लेटर ऑन? आई हैव नो आइडिया मैं क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा था अपने आप को। हु कैरीज द बोट लेटर ऑन? करंट कौन कैरी करता है शायद ये, तो वो पी टू एन करंट ऐसे फ्लो वो करता है। बैरियर वोल्टेज क्या है? देखो यहाँ पर ना, जैसे मैंने बताया, अपने आप ही एक बीच में ना, अच्छा हाँ ठीक है मैं समझ गया क्या हो गया। होता क्या है कि फिर बीच में मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से देखो जैसे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अरे वाईफाई नहीं आया क्या अभी तक? हाँ तो क्या वाईफाई रिकनेक्ट क्यों कर रहा है अभी तक? क्या मैंने ड्रॉ भी किया था। क्या बात है बॉयज, आज तो कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया हमने। सब आज ही गए, अच्छा लग रहा। ओह वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफ़ी डिस्टिंक्टिव पैटर्न है ये। चलो छोड़ो, आओ इधर आओ। कहाँ गए थे हम? हाँ, तो ना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है ऐसी सी, मतलब इस साइड को जाने वाली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। फिर क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स आते वगैरह है ना, तो उनको वो मिल जाता है, यहाँ पे रिपल्शन मिलता है उनको। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से तो नहीं कहूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से तो रिपल्शन नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्योंकि हमारा नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया था यहाँ पे, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। हाँ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो वो उसे रिपेल कर देता है। देखो यहाँ पे पक्का नेगेटिव चार्ज आना चाहिए यहाँ पे, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को ना फिर बाद में रिपेल करने लगेगा। हाँ, तो वो इन्हें बाद में रिपेल करना पड़ेगा। ये फॉस्फोरस है, मैं कंफ्यूज हो गया था, ये पी टाइप चार्ज ही है क्या? ये पी टाइप वो है क्या? नहीं, ये फॉस्फोरस है। ये बाद में रिपेल करने लगता है। तो फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बाद में, वैसे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जाते रहते हैं, उनका भी हल्का सा करंट होता है, लेकिन इतनी बड़ी बात नहीं होती है वो। और यही फिर इसी उसको ना हाँ देखो, इसी चीज़ को कहते हैं, यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गया ना जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नहीं जा पा रहे उस साइड तक, तो इसी अंदरूनी वोल्टेज को कहते हैं बैरियर वोल्टेज शायद। ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। अबे कितने वो हैं बच्चे हैं यार, क्या बात कर रहे हो तुम? कितने सारे बच्चे रखे हैं। वी नॉट मेगा ग्राफ और इन्फॉर्मेशन बिलो सेम ग्राफ बनेगा, सेम, क्योंकि वी नॉट और आर जो है वो दोनों के दोनों सेम उसमें ट्रैवल करते हैं, सेम फेज़ में रहता है, कोई फेज़ डिफरेंस नहीं है। मतलब जिस डायरेक्शन में वोल्टेज उस डायरेक्शन में अपना करंट।
भाई साहब ये आई नोट ऊपर कैसे जा रहा है वी नोट से। पहली बात तो दो अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर भी यार लेकिन आई नोट वी नोट से बड़ा थोड़ी होगा कभी भी, क्यों नहीं होगा। और अगर फ्रैक्शन में हुआ तो होगा, बड़ा होगा, क्यों नहीं होगा। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। स्क्वायर लूप ABCD कैरिंग अ करंट I इज प्लेस नियर। स्क्वायर लूप दे रखा है अच्छा ओके। ये तो जी स्क्वायर लूप है और ये अपना एक कंडक्टर है, ठीक है जी, ओके। नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी ओके। नेट फोर्स ऑन द लूप बताऊँ। रुक जाओ मैं ज़रा अपना पास्ता ख़त्म कर दूँ बचा हुआ। और बताओ क्या हाल है। व्हाट डू गाइस डू? आर यू गाइस लिविंग इन कोटा? आई अज्यूम यू आर लिविंग इन कोटा। तो कितना फ्री टाइम है। एक फालतू आदमी को मजाक कर रहा हूँ, बस मजाक कर रहा हूँ। मैं कहने वाला था एक फालतू आदमी को फालतू क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देख रहा हूँ। मजाक कर रहा हूँ, मेरी व्यूअरशिप ख़राब हो जाएगी। बट सीरियसली दो, watching someone else do anything is a pretty much big waste of time. Be it rather teaching. There is only so many lectures you can watch. तुम्हें घुमा फिरा के काम तो खुद ही करना है भाई। तू इतना बोल रहा, इतना ज्ञान दे रहा, तेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ भाई MBBS में या एम्स वगैरह में? हो जाना चाहिए, तेरे पास इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन है तो। यस कायदे से, in a perfect world, yes. But that's the thing. I have a weak ass mindset. I used to have a weak ass mindset and I fixed it. Plus I also have a lot of mental health issues. ये बहाने नहीं है, I'm just telling कि one of the reason of my failure. Otherwise yeah, I do hard work, ऐसी बात नहीं है। I do hard work, but I also have a lot of mental health issues, as you guys it's pretty screwed up mentality। तुम्हें मेरी वीडियो देख के तो पता चलेगा होगा जब मैं रैंट करने लगता हूँ अपने अननेसेसरी इडियोटिक रैंट्स। खैर आओ वापस आओ, यहाँ देखते हैं हमें निकालना नेट फोर्स कितना लगेगा। आओ देखते हैं। FBI लगा, पहले तो डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। डायरेक्शन निकालेंगे आराम से। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? FBI ओपन ऐप, इजी। F मतलब फोर्स, आपका थंब हो गया। B मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर को हो गया, ठीक है। और I मतलब ऊपर जा रहा है, तो ऐसे। तो देखो यहाँ तो आपका यहाँ खींचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, इन दोनों पे नहीं लगेगा, इन दोनों पे कोई नहीं लगेगा, क्योंकि इन दोनों में करंट और मैग्नेटिक फील्ड के जो बीच एंगल है वो ठीक नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड और करंट का जो एंगल है वो अच्छा एंगल नहीं है, तो इन दोनों पे कोई वो नहीं लगने का, फोर्स नहीं लगने का। एक बार खुद करके देख लेना FBI से, अगर वो नहीं हो रहा तो, यकीन नहीं हो रहा तो यहाँ पे आओ, ठीक है। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल अपोजिट लगेगा। ये यहाँ आप खींचोगे और यहाँ आप उस साइड धक्का दोगे, रिपेल करोगे, तो भाई ज़ीरो नहीं हो जाना चाहिए था? नहीं, ज़ीरो क्यों होगा? ये ज़्यादा पास है, इस पे फोर्स ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। ये दूर है, इस पे फोर्स थोड़ा बेकार लग रहा होगा। और हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू B इंटू I इंटू L, है ना जी। और B हो गया अपना, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंस है, वो भी देखो। मैग्नेटिक फील्ड जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर अलग है, यहाँ पे अलग है। मैग्नेटिक फील्ड ही डिफरेंट है, क्योंकि L तो लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं ना, सॉरी इसकी लेंथ लेते हैं ना। तो ऐसा कर लो, अरे यार ये अभी तक लोड ही हो रहा है। नो इंटरनेट, व्हाट द हेल। Oh, let me guys show you my skills in this game. होता है भाई, होता है। Oh, what the hell, ये क्या था? ये है क्या भाई? बत्तख।
बत्तख क्यों आ रही है यहाँ पे? भाई तू है कौन? ये अर्पित वाला का रैप करियर है, लॉन्च नहीं होने वाला कभी। सॉरी अर्पित, इफ़ यू आर सीइंग दिस देन आई डू अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। और ये हम लोगों का नीट करियर है, बीच में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाएगी और हम कभी भी 720 हिट नहीं करेंगे। आओ चलो 720 है हम लोगों का वो। अरे भाई सब दिन हो गई, दिन हो गया इज आई थिंक द राइट टर्मिनोलॉजी। रात हो गई। ये मैं सोचता हूँ ये जो हम हिंदी वर्ड, यार अरे यार मज़ा आ रहा था। कितना स्कोर हुआ था? चलो छोड़ो हटाओ। तो जी मैं क्या कह रहा था? हाँ फोर्स डिसाइड, फोर्स दिखा रहा था मैं। पेंसिल कहाँ है पेंसिल? देखो यही चीज़ें हैं, यही चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और यांकी कितने समय तक खुद करना पड़ेगा देख लेते हैं एक बार, बचा कितना है। पता है लास्ट टाइम मेरे उसमें यही हुआ था, मैं एक ही चीज़ कर करके इतना बोर हो गया था, मैं इतना पक गया था कि जस्ट स्टॉप डूइंग इट। मेरे लास्ट वाला स्ट्रीक देखोगे आप लोग तो 3-4 महीने बिल्कुल लगातार वो है स्ट्रीक है, बिल्कुल टूटी हुई नहीं है। और फिर ऐसे ही 4-5 महीने बाद इट जस्ट हिट मी। देखो मैंने एक तो अपनी आंखी में सेटिंग ऐसे कर रखी थी, मेरा कोई भी क्वेश्चन 4 महीने लॉन्गेस्ट खिंचता था मेरे हिसाब से। ये मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि तब क्या होता है ना, जो आपका जो कार्ड है बार बार एक ही कार्ड, ईजी वाले कार्ड भी बार बार रिपीट होने लगते हैं। यू डोंट वांट दैट, यू डू नॉट वांट दैट। आपके ईजी कार्ड बात रिपीट ना हो, वो दूर चले जाएँ। आप बार बार देखते हो उन्हें तो ऐसा लगता है ना यार एक ही कार्ड तो है, कोई बात नहीं देख लेते हैं। नहीं, इट क्यूमुलेटिव एग्रीगेटेड इफेक्ट पड़ जाता है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा। एक ही काम बार बार करके मैं बहुत ज़्यादा गया था थक। और कभी मैं एक तो हम मेरा सिलेबस कभी भी ऑन पॉइंट नहीं चलता था, मेरे लेक्चर वगैरह कभी भी ऑन पॉइंट नहीं चल रहे थे। तो एक वो जैसे मैं क्लोज पहुंचता था वो लोग बढ़ा आगे चलते चले जाते थे। तो उसकी वजह से ना एक बहुत ही आर्टिफिशियल डिसअरेंजमेंट, ये तो मेट्रिक हो गया कि मैं मेरा सिलेबस ऑन पॉइंट चल रहा है नहीं, ये तो एक जस्ट मेट्रिक है। लेकिन फिर भी हो जाता है ना, ये एक आर्टिफिशियल मेट्रिक ही है ये, लेकिन फिर भी मेजर तो करते हैं लोग उससे। बैकलॉग इतना ज़्यादा हो गया कि हो गया मेरा, ख़त्म हो गया था। मैं 3-4 महीने पहले ही समझ गया था मेरा नहीं होने वाला। इनफैक्ट मैं 6 महीने पहले समझ गया था कि मेरा नहीं होने वाला है। हो जाता है 6 महीने में, तू फिक्स नहीं कर सकता था अपने, नहीं कर सकता था यार, बट वही है ना, थक गया हूँ मैं ज़िंदगी से, हार गया हूँ मैं, नहीं करना मेरे को ऐसा। अब तो जो कॉलेज मिल जाए, कहाँ मिल जाए, जो कोर्स मिल जाए वो ले लेंगे यार। चलो जी छोड़ो हटाओ ये सब। ए यार क्या ये लहसुन बेकार बोर्ड अब आया। चलो कोई नहीं बॉयस, आ जाओ। शैल वी स्टार्ट? पर्सी बाइस शैली। तो जी B1IL माइनस B2IL। तो IL रख लो, साइड में रख लो, ठीक है। करंट कौन सा वाला करंट? ये वाला करंट शायद, हाँ ठीक है। नहीं, छोटा वाला करंट I इंटू L। लेंथ कितनी थी यहाँ पे? L, ये रही लेंथ। अच्छा इंटरेस्टिंग बात यह है कि आंसर में लेंथ नहीं है। अच्छा है तो नीचे है। बी होता है, इस दोनों के लिए अलग अलग होगा। बी वैसे तो होता है म्यू नॉट बाय
म्यू नॉट आई जो करंट कैरिंग है अपॉन 2 इंटू लेंथ स्ट्रेट कंडक्टर के लिए होता है ये। तो म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन लेंथ, यहाँ से सिर्फ L/2 का डिस्टेंस है, L/2 माइनस म्यू नॉट आई अपॉन यहाँ से यहाँ तक का 3L/2 का डिस्टेंस है, 3L/2 बाई 2 है तो 2 ऊपर चला गया, इसे भी 3L बना लूँ तो 2 यानी कि ये 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 6 हो जाएगा इनफैक्ट। अब आओ तो I इंटू L इंटू 6 म्यू नॉट आई माइनस 2 म्यू नॉट आई हो जाएगा 4 म्यू नॉट कैपिटल आई अपॉन 3L। तो यही होगा आंसर, इसे ढूंढ लें। तो हेल 4/3 आना चाहिए, कुछ गड़बड़ कर दी लग रहा। देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। L नीचे 3L कन्वर्ट कर दिया, हुई होगी यार, कोई गड़बड़ हुई होगी। अब थक गया मैं, बड़ी जल्दी थक गया भाई साहब आप। स्टैमिना नहीं है क्या आपके में? स्टैमिना 2 म्यू नॉट आई, क्या गड़बड़ हुई? जो भी है हमने बिल्कुल एग्जैक्ट वही सेम चीज़ करी, आपको वही एग्जैक्ट वही सेम चीज़ करनी है। कुछ ऊपर नीचे हो गया होगा लास्ट में जाके, ऊपर नीचे कुछ हो गया होगा और मैंने आलस के मारे छोड़ दिया। चलो देखते हैं क्या ऊपर नीचे हुआ। चलो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बी म्यू नॉट आई नहीं, बी म्यू नॉट आई अपॉन 2। अच्छा नीचे वाला 2 ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया ना। ठीक है गाइस, तो हमारा नीचे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 के टर्म्स में, है ना। हाँ 6 आ जाएगा ये, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है, क्योंकि फार्मूला का पार्ट है, तो ये 6 आ जाएगा। तो ये घुमा फिर आके हमारा आंसर, हाँ ठीक है ये 6 है अगर, तो 2 से डिवाइड कर दो तो 2 म्यू नॉट स्मॉल आई कैपिटल आई इंटू स्मॉल आई कैपिटल आई इंटू L अपॉन 6L, सॉरी 2 से डिवाइड किया 3L, L से L कट गया तो ये रहा। हाँ तो हमारे आंसर में L नहीं था फिर, जैसा मैं स्टार्टिंग में कह रहा था। और पाई भी है, हाँ पाई भी है, पाई कहाँ से आ गया? अच्छा जी चलो फिर फार्मूला मैंने गलत बताया था, म्यू नॉट I/2 पाई होता है भाई फार्मूला में। ठीक है चलो अच्छी बात है। बायसिंग क्या होता है? बायसिंग मतलब होता है बैटरी अटैच करना। ठीक है, क्या होता है जब हम रिवर्स कर देते हैं, और ये इम्पोर्टेंट क्यों है नाम के लिए, यानी कि डायोड में हम अगर करंट रिवर्स कर दें, मतलब देखो यहाँ तो अपना करंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस माइनस है, ये मोस्ट ऑफली फॉरवर्ड बायसिंग है। मैं होप कर रहा हूँ फॉरवर्ड बायसिंग है। हाँ भाई फॉरवर्ड बायसिंग ही है ये। इसे अगर मैं बैटरी घुमा दूँ, ऐसे घुमा दूँ, तो रिवर्स बायस में हो जाएगी, बीच का डिप्लेशन रीजन बड़ा हो जाएगा और फिर यहाँ पे कोई करंट कैरी नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि एक ही मतलब है कि करंट कैरी नहीं होगा बेसिकली घुमा फिरा के। अभी मैंने बोला, रिपीट कर दिया मैंने अपने आप को गलती से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप करंट सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में घुमा सकते हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में करंट घुमा तो नहीं, मैं घुमाऊंगा तो नहीं कहूँगा, कैरी करा सकते हो, दूसरे डायरेक्शन में नहीं करा सकते। और यही काम होता है अपने इसका कंडक्टर का काम ही यही होता है, उस सेमी डायोड का काम ही यही होता है, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कराना। In this scenario, in the battery provides just enough current to overcome this panel. How does it move forward? I don't know. मूव फॉरवर्ड तो कर ही लेते होंगे, यहाँ कोई ऐसा अपोज करने वाला है थोड़ी। खैर जो भी है, बायसिंग is basically adding a battery to some circuit in a way that we conduct our current from left to right. Not really relevant but helps us to remember it conducts the current. Okay, ठीक है, देयर आर फ्यू। अच्छा हाँ, ये तीसरा क्वेश्चन ये था कि जैसा कि हमें पता है कि मान लो ये डिप्लीशन रीजन 0.7 उसका है, और मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको हमें वो देना पड़ेगा, पावर देना पड़ेगा, और वो पावर मिल रही है यहाँ से, ताकि ये डिप्लीशन रीजन कैरी वो कर सकें, पार कर सकें। तो यार ये कैसे होता है? मैं मतलब सवाल ये है कि ये कैसे होता है कि यहाँ तक तो
इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, इसके आगे कैसे जाता है करंट करवाने के लिए, क्योंकि सर्किट में करवाना है तो पूरा करवाना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक कैसे जा रहा है, नेगेटिव चार्ज भी है, रिकॉम्बिनेशन से जा रहा है। यहाँ पे कोई होल होगा, उसमें रिकम्बाइन कर जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकलेगा तो वो किसी और होल में जाएगा, वो किसी और इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, वो समझ जाओ हो जाएगा। Recombination, sun. The hole gets completely obliterated as soon as the electron get a wind of it reaching across the depletion region. Also, as far as the external wire, external wire current, as I said in the last part, the hole gets obliterated in enemy territory, and if it some of it, यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अब जो इम्पोर्टेंट था मैंने पढ़ा दिया। आरएमएस वोल्टेज दे रखी है, पीक वोल्टेज निकालनी है और मीन वैल्यू निकालनी है। मीन वैल्यू का मुझे पता नहीं कैसे निकालता है, और मुझे आज तक सर में भी नहीं आया कि मीन वैल्यू क्या होती है। आई होप जब भी मैं आरएमएस करंट पढ़ूँ मैं पता कर पाऊँ। वैसे हमें पढ़ना क्या था यार आज, हमारा था क्या आज शेड्यूल में, हमारे शेड्यूल में है क्या आज, इससे पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये पुराना वाला है बात है बॉयज़, कुछ है ही नहीं पढ़ने वाला। सिस्टम हमें वैसे तो कायदे से पढ़ना चाहिए था आज, स्ट्रक्चर ऑफ एटम मुझे पढ़ना चाहिए था क्योंकि मुझे नहीं आता स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये तो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल वाला भी पढ़ना है आज हमें, उसके भी लेक्चर हैं आज, वो भी करना है। मेरे पास सेकेंड 3.0 का सब्सक्रिप्शन है बॉयज़, आई डोंट डू पायरेसी, यू नो माई बॉय, यू नो अस बॉय। देखो पीक वोल्टेज हमेशा आरएमएस वोल्टेज से बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि पीक वोल्टेज सबसे बड़ा होगा, तो 100√2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब मैं हमेशा यही कन्फ्यूजन रहती थी कि दोनों के बीच में, दोनों को मतलब मैं कैसे याद करूं कौन सा ज़्यादा बड़ा होता है। जाहिर सी बात है पीक ज़्यादा बड़ा होता है, 200 आंसर आना चाहिए। आंसर हमारा ये है, ये तो हमारी पीक वोल्टेज है। मीन वोल्टेज कुछ ऐसी थी जहाँ तक मुझे याद है। अब ये कहाँ से आई मुझे नहीं पता, जब पढ़ लूँगा तो बता दूँगा। A Zener diode is specified as having a breakdown voltage of इतना, मैक्सिमम पावर डिसिपेशन दे रखी है हमें, मैक्सिमम करंट बताना है, ठीक है। तो जी पावर हो गया अपना, पावर आप लोगों को पता ही है, P = V²/R या VI, सिंपल। पावर पता थी हमें, V पता था, पावर दे रखी है यहाँ पे और V दे ही रखा है, करंट निकल जाएगा यहाँ से, उसमें क्या है। पावर हो गया अपना 364 मिलीवाट, 364 × 10⁻³ ठीक है, अपॉन वोल्टेज यानी कि 9। अब ये 10⁻³ इग्नोर कर दो, कोई पॉइंट क्यों नहीं है, क्योंकि आंसर में मिली यूज़ कर ही रहे हैं वो लोग, तो एक ही बात बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट 40 के बराबर आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये आंसर लो भाई, आगे बढ़ो। कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, इज कनेक्टेड टू दिस 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। तो आरएमएस कितना बचा है यार, कितना बचा है, 7 है। और दी आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट इज नियरली, यानी अभी ना इसे रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और मुझे वो भी करना है, लेक्चर भी करना है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, एक लेक्चर कंप्लीट करना है मेरे को। चलो तो फिर करते हैं इसे, रात में करते हैं आराम से, ठीक है। लेक्चर करने दो बॉयज़, मिलता हूँ मैं आपसे, बाय।